से कई नाट्य महोत्सव को नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान जैसे जगहों पे मतलब भागीदारी, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं इनके निर्देशन में। सो ओवर टू जैनेंद्र भैया। थैंक यू दिव्या, थैंक यू आप सभी को धन्यवाद इस ग्रुप के साथ मुझे जोड़ने के लिए और मुझे बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया है यहाँ। जहाँ तक मैं संजीव, दिव्या या इस ग्रुप को समझ पाया हूँ बातचीत से या अभी के बाद से कि 3 मेजर एरिया पे हम लोग बात कर रहे थे या इस ग्रुप के साथ जो अभी बातचीत हुई जितना समझा। एक तो है मीडियम, माध्यम, कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम भाषा की बात कर रहे थे, हिंदी के बारे में बात कर रहे थे, अंग्रेजी के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा मेथडोलॉजी की बात कर रहे थे, या मैं करना चाहूँगा मेथडोलॉजी क्या हो, जो नॉन इंग्लिश या हिंदी क्षेत्र या दूसरे भाषा के लोग हैं उनके लिए, या जैसे आर्ट फॉर्म पे मैंने काम किया है, मेरे लिए, मेरे जैसे और लोगों के लिए जो आर्ट फॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो पहला तो मीडियम, दूसरा मेथडोलॉजी, और तीसरा मैं अपने सब्जेक्ट पे बात करूंगा, अपने रिसर्च एरिया पे बात करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये 3 कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो भाषा की जहाँ तक बात है, ये बहुत ही आज के समय में बहुत, और पहले भी था, कॉम्प्लिकेटेड रहा है, पॉलिटिकल रहा है कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या हो, कहाँ, किस संस्थान में, कौन क्या पढ़ेंगे, किस माध्यम में पढ़ाया जाएगा। और एक तरह का एक बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा इस पे, क्योंकि मेरी भाषा ना हिंदी है ना अंग्रेजी है, मेरी भाषा भोजपुरी है। और हम लोग जब बाहर निकले पढ़ने तो हम लोग भाषा बोलते थे, भाषा भी नहीं बोलते थे। शेक्सपियर नहीं बोलते थे, शेक्सपियर बोलते थे। तो पूरे क्लास के लोग हम लोगों पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। और अभी भी कहीं ना कहीं वो निकल जाता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ही नहीं है। वो ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग बोलने की, लेकिन हमारा जो इनहेरेंट है बॉडी में, इम्बॉडीड है, इम्बॉडीड जो है चीजें, वो निकलती नहीं, जल्दी जाती नहीं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी लग जाएगा उसको समझने में, निकलने में। और भाषा के लेवल पे मेरा भी बहुत माइग्रेशन हुआ है। मैं बिहार के छपरा जिले से हूँ, फिर वहाँ से दिल्ली के थिएटर में गया। तो ये भोजपुरी से पहले मैं छपरा में हिंदी से स्ट्रगल किया। उसके बाद जब दिल्ली गया तो रंगमंच में बिहार के टोन का जब हम बोलते हैं हिंदी, उसको लोग डाउटफुली देखते थे और मजाक उड़ाते थे, या कई बार लोगों को अच्छा भी लगता था। और थिएटर में तो स्टीरियोटाइप भी बन गया था कि इस तरह के भाषा बोलने वाले लोगों को क्या कैरेक्टर दिया जाए। फिर वहाँ इंग्लिश से थोड़ा सा स्ट्रगल चला, थोड़ा सीखने की कोशिश किया इंग्लिश। तब तक मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने का मौका मिला कि हिंदी हिंदी के मानक तय करते हैं वो यूनिवर्सिटी, करती है वो यूनिवर्सिटी, वर्धा हिंदी यूनिवर्सिटी उसका नाम ही है। और वो संस्कृताइज हिंदी का मानक है वहाँ का। तो एक जो भाषा के लेवल पे एक थोड़ा सा सीखने की कोशिश थी दिल्ली में, अंग्रेजी और हिंदी, वहाँ जाके और चेंज हो गई। फिर वहाँ से पढ़ने के बाद मैं जेएनयू आया, और जेएनयू आया तो फिर से देखा कि यहाँ फिर इंग्लिश ही है, केवल इंग्लिश। और दिव्या जानती है उसके बाद बंगाली हो सकता है। तो इस तरह से माइग्रेशन भाषा के स्तर पे रहा। एक बड़ा सवाल तो है कि भाषा को हम किस तरीके से अपने रिसर्च में, अपने अध्ययन में देखते हैं। और ये खाली हमारे ऊपर नहीं है, ये बहुत हद तक इंस्टीट्यूशन तय कर रहा है कि आप किस भाषा में रिसर्च करें। मैं जब हिंदी में लिखता हूँ तो मुझे इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट या जो बाहर के स्कॉलरशिप हैं, वहाँ तक मेरी बात पहुँचती नहीं है, वहाँ तक मेरे रिसर्च, मेरा काम पहुँचता नहीं है। उसके लिए मुझे एक दूसरी भाषा, अंग्रेजी की भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं हमेशा उन लोगों से पीछे हो जाता हूँ, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अपने
मदर लैंग्वेज या उनके माने अंग्रेजी को छोड़ के दूसरी भाषा में लिखते हैं, वो पीछे हो जा रहे हैं। तो एक जो एजेंसी है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, वो आप पे एक प्रेशर भी बना रही है कि आप कौन सी भाषा में लिखें। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा था कुछ दिन पहले, वहां से छोड़ा मैंने नौकरी। तो वहां पे देखा कि वो एरिया है, वो कोर आदिवासी एरिया है, झारखंड है, सटा हुआ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब है। सारे स्टूडेंट आदिवासी समुदाय से, पिछड़े समुदाय से आ रहे हैं, और 80% स्टूडेंट वहाँ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, नहीं लिखते हैं। लेकिन उस यूनिवर्सिटी का जो लैंग्वेज मीडियम है, लैंग्वेज मीडियम, वो है इंग्लिश है। तो वहाँ पे भी देखा कि मैं जो हिंदी भाषी हैं या हिंदी भी भाषा नहीं, वैसे स्टूडेंट अपने ऑर्गेनिक नॉलेज के साथ भी बहुत पीछे हो जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो एक भाषा का बड़ा सवाल तो है ही। लेकिन मैंने जो जेएनयू में महसूस किया कि भाषा सिर्फ सवाल नहीं था। जब मैं वर्धा से एमफिल लिखने आया जेएनयू में, तो उसका जो क्लास वर्क था, मेथोडोलॉजी की क्लासेस चलती थी, तो मैंने देखा कि ये बातें जो क्लास में पढ़ाई जा रही है, ये भाषा की वजह से मुझे नहीं समझ में आ रही है, ऐसी बात नहीं है। ये जो पढ़ाया जा रहा है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन के पैमाने में ही नहीं है, कहीं वो पढ़ाते ही नहीं है। तो एक जो संजीव भाई भी बोल रहे थे कि एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन, एक थोड़ा सा उससे नीचे का इंस्टीट्यूशन, ऐसे जो कैटेगरी है, तो उसके टीचर्स, उसके सिलेबस में भी ये डिफरेंस है। तो मेरे क्लासमेट जो हैं वो जितने भी हैं डिबेट्स हैं, वो सारे बैचलर में पढ़ के आए हैं। कोई टिस से पढ़ के आया है, कोई ड्यू से पढ़ के आया है, कोई जेएनयू से पढ़ के आया है। और मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ वो डिबेट ही नहीं एक्टिवेट हुआ है उस तरीके से। तो एक भाषा की समस्या तो थी ही, वो डिबेट वो लोग तीसरी बार पढ़ रहे हैं। बीए में इंट्रोडक्शन उनका हुआ था, मान लीजिए मार्क्सिज्म को पढ़ रहे हैं, तो बीए में मार्क्सिज्म या अम्बेडकर को पढ़ चुके हैं, एमए में उनका रिपीट हुआ है, और एमफिल में वो तीसरी बार पढ़ रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है या थोड़ा बहुत उससे आगे पीछे, तो या कई बार तो वो भी नहीं हुआ है। अभी बाहर के जो दूसरे यूनिवर्सिटीज हैं, जो अभी नई यूनिवर्सिटियां हैं या नई पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो एक जो क्वालिटी का सवाल है एजुकेशन में, वो भी बहुत बड़ा भाषा के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे वो चीजें ही नहीं समझ में आती थी। उर्मिमाला सरकार की क्लास में, विष्णुप्रिया दत्त की सरकार की क्लास में, इन सब क्लासेज में मैं देखता था कि भाषा की समस्या सिर्फ नहीं है, ये मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। अगर मैं जिस चीज को थोड़ा भी पहले पढ़ा रहता था, वो मुझे ज्यादा समझ में आता था। तो ये भाषा के साथ साथ ये एक बड़ी समस्या है कि कैसे हम उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं, या उस चीज को कैसे हम रिसीव कर रहे हैं, या कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ स्टूडेंट को ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, थोड़ा सा ये सपोर्ट मिलता है, तो ये एक ऑर्गेनिक जो उनका एक्सपीरियंस होता है उसके साथ भर के बहुत अच्छे तरीके से आता है। एक और चीज है कि पोस्ट मॉडर्निटी का हम लोग बहुत क्रिटिक करते हैं, बहुत उस पर सोचते हैं, उसको बोलते हैं, उसकी बुराइयों को भी गिनाते हैं, लेकिन उसने ये सारा डिबेट कम से कम एक्टिवेट किया। बहुत सारे जो आइडेंटिटी के डिबेट थे उसमें भाषा का डिबेट भी आता है, एक्टिवेट किए, और सबके इम्पोर्टेंस को उजागर किया कि सबकी जरूरत है, सब तरीके का डिबेट आना चाहिए। ये नहीं कि प्राइमरीली ये पहले आएगा उसके बाद ये आएगा, जैसे हम पहले पढ़ते थे कि पहले एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएंगे, देन हम अपने सबऑर्डिनेट वॉइस को लेके आएंगे। ऐसा नहीं है, सब एक साथ अभी डिबेट चल रहा है। भाषा के सवाल पे अलग बातें हो रही है, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, सब एक साथ एक्टिव, कल्चर का डिस्कोर्स सब एक साथ एक्टिव हुआ है। इसी बीच रिसर्च का जो एक बात है कि जितने भी मेन स्ट्रीम आर्ट फॉर्म, मैं थोड़ा सा आर्ट फॉर्म की तरफ जा रहा हूँ, या जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट रहे हैं उन पे लगभग काम हुए। सब लोग जानते हैं मेन स्ट्रीम के जो आर्ट फॉर्म है
या मेन स्ट्रीम का लिटरेचर है, वो सब पे रिसर्च हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर पे हो सकता है, भिखारी ठाकुर पे भी हो सकता है, नौटंकी पे कोई करना चाहता है उस पे भी हो सकता है, लेकिन धोबिया नाच पे नहीं हुआ, चमरुआ नाच पे नहीं हुआ, गुड़ऊ नाच पे नहीं हुआ, या इस तरह के आर्ट फॉर्म जो मेन स्ट्रीम में नहीं आए, मीडियाटाइज नहीं हुए थोड़ा सा, उन पे रिसर्च नहीं हुआ। तो पोस्ट मॉडर्निटी ने ये भी किया, हालांकि वो कस्टमर बनाने के लिए किया, लेकिन ये किया कि जो हाशिए के समाज थे उधर देखने की कोशिश की, पोस्ट मॉडर्निटी में हुई। हालांकि उसका क्रिटिक ये है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी कस्टमर बन चुकी थी, कंज्यूमर बन चुकी थी, और अब उसको हाशिए के समाज को कंज्यूमर बनाना था या बनाना है, तो वो अब उनके वैल्यूज को, उनके आइकॉन्स को, उनके हिस्ट्री को, उनके परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म को लेके आ रही है, ताकि उनको भी कनेक्ट कर सके कंज्यूमरिज्म से और इस तरह की चीजें से। उसका क्रिटिक है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि हम देखते हैं कि रिसर्चर अब निकल रहे हैं, लाइब्रेरी से निकल के बाहर जाके रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, उनको फील्ड एरिया चुनने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या चुना जाए, और धीरे धीरे जो हाशिए के समाज है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उस तरफ रिसर्च गया है, रिसर्च चुने जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं है कि पहले नहीं चुने जा रहे थे, लेकिन वो लाइब्रेरी बेस्ड थे, किताबों का एक इंटरप्रिटेशन था, साहित्य की समीक्षा करके हम ये 5 किताब 10 किताब पढ़ के 11वीं किताब लिखते थे। ऐसे ज्यादातर रिसर्च में ऐसे देखा गया है, खास करके मैं जिस सब्जेक्ट पे काम किया है मैंने उसमें देखा है। तो एक मेथोडोलॉजी की तो बात है इसमें, एक फील्ड चुनने की बात है, और ऐसे में मैंने देखा है कि जो 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 गांव से या छोटे शहर से या छोटे यूनिवर्सिटी में, कम फेमस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ के स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके पास जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उनके पास सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा भरमार है, बहुत उनके पास सब्जेक्ट। शहर के जो जिनका बहुत एक्सपीरियंस शहर तक सीमित है, उनका फोक आर्ट या हाशिए के समाज के प्रति या ऐसे सब्जेक्ट के तरफ उनका उनका नॉलेज कम है, उनका झुकाव भी कम है, नॉलेज कम है। लेकिन गांव के जो लोग हैं उनके पास झोले भर के सब्जेक्ट हैं जिस पे रिसर्च किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ 2 चीजें आई कि रिसर्च का सब्जेक्ट हमारा शिफ्ट हुआ हाशिए के समाज की तरफ, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसकी तरफ, या मार्जिनलाइज जो लिटरेचर है, जो थीम है उसकी तरफ। रिसर्चर कौन है? गांव के लोग भी हैं, शहर के लोग भी हैं, शहर के बड़े एकेडमिक से पढ़े हुए लोग भी हैं। तो यहाँ पावर देखिए किसकी तरफ गया है। यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो उस गांव के या छोटे शहर के कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों की तरफ गया है, उनके उस स्टूडेंट की तरफ गया है, क्योंकि उनका जो एरिया है वो अब रिसर्च सब्जेक्ट में आने आ गया है। तो है तो उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी, लेकिन मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वो कहीं थोड़ा पीछे लेके जा रहा है। अपना वो सब्जेक्ट को लेके आ रहा है यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके ऊपर जो उनको लिटरेचर दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, उन जो वो पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, या वो है ही नहीं उनकी बातें उसमें। मैं खुद बताऊं कि मैं जब लौंडा नाच पे रिसर्च करने का प्रपोजल दिया, तो मुझे दुनिया भर के तमाम अलग अलग तरीके के डिबेट पढ़ने के लिए दिए गए, रुस्तम बरूचा, विष्णु प्रिया दत्त, और तमाम प्रोफेसर जो हम पढ़ा रहे थे, ट्रीना थी प्रोफेसर, वो सब लोग। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ और था। और जैसे लौंडा नाच है, पुरुष उसमें स्त्री बन के डांस करते हैं, फीमेल इम्पर्सोनेशन होता है, और वो लोग मुझे ट्रांसजेंडर का डिबेट, गे लेस्बियन डिबेट, कल्चर, अमेरिकन बॉल कल्चर, और पता नहीं कौन कौन सा डिबेट दे रहे हैं पढ़ने के लिए। और वो मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा है, और तो समझ में नहीं आने के चलते मुझे उस क्लास में मैं बहुत पीछे हूँ। तो इस तरह का कोई टेक्निक डेवलप नहीं हो रहा है जहाँ से वो अपनी मेथोडोलॉजी को, अपने अपने अप्रोच को लेके आ सके। एक तो
टीचर का वो सब्जेक्ट से कंसर्न बिहारी नहीं है, वो समझता है कि क्या। तो ये कहीं ना टीचर और स्टूडेंट का जो नॉलेज का टकराव है उसमें एक और भाषा, ये सारी चीजें दिखती है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले किताबों को या फील्ड स्टडी का बहुत कम महत्व था। किताब से जो लोग ज्यादा पढ़ते थे, थोड़ा बहुत फील्ड स्टडी करके लिखते थे परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म के ऊपर ज्यादातर। तो मुझे जो मेरा सब्जेक्ट था विदेशिया, लौंडा नाच, भिखारी ठाकुर, इसमें मैंने देखा कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा रिसर्च ही यहीं से निकला कि हम जिस चीज को 30 साल तक गांव में देखते रहे हैं, शहर में और एकेडमिक्स में आके कैसे वो बदल जाता है। एकेडमिक्स कैसे उसे बदल देती है, लेबलिंग करती है और अपना लेबल लगा के उसको उससे अपना फायदा लेना चाहती है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक तो सब्जेक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत सारा कंफ्यूजन फैलाया हुआ है, और कुछ ऐसे ऐसे टर्म दिए हुए हैं जो हम उससे एग्री नहीं करते हैं या हम उसको समझते नहीं है उस हिसाब से। एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा कि ये हमेशा जो पावरफुल कम्युनिटी होती है वो डिफाइन करती है चीज़ों को, वो नेमिंग करती है। जैसे आप तमाम लोग अगर किसी गांव के या फोक परफॉर्मेंस को जानते होंगे, उनसे जाके बोलिएगा कि आप फोक परफॉर्मर हैं तो वो खारिज कर देगा। ये बोलेगा ये वर्ड क्या है, ये वर्ड हम नहीं जानते। फोक वर्ड या आप लोक रंगकर्मी हैं, लोक कलाकार हैं, नहीं, वो बोलेगा मैं नाच का कलाकार। आप फोक थिएटर आर्टिस्ट हैं, बोलेगा नहीं मैं नौटंकी करता हूँ। यानी वो फॉर्म को बोलता है। और हम एकेडमिक्स में क्या फैला रहे हैं, फोक आर्ट फॉर्म, फोक थिएटर फॉर्म, फोक म्यूजिक, और उससे वो कम्युनिटी एग्री ही नहीं कर रही है या उसको डेली लाइफ में वो बोलती नहीं, यूज ही नहीं करती है, कहीं भी उससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उससे जुड़ाव नहीं है। तो देखिए एक एक सच्चाई का या एक जीवन का, एक समाज में जो चल रहा है उसका, और एकेडमिक्स में जो टर्मिनोलॉजी दी जा रही है उसका कितना बड़ा गैप है कि हम जो नाम दे रहे हैं उस नाम से इसको नाम दिया जा रहा है वो एसोसिएट ही नहीं कर रहा है। तो ये सब सारा चीज मेरे मन में था। एक तो ये था, दूसरा था कि हम जिस तरीके से नाच को देखते आ रहे थे, लिटरेचर जो लिखा गया था उसमें वो कहीं चीजें नहीं समझ में आ रही थी कि ये क्यों ऐसा लिखा गया है। तो यही अप्रोच लेके हमने इस पे अपना रिसर्च शुरू किया। अब बात मैं करूंगा मेथोडोलॉजी की। बहुत ही ये आज के समय में इम्पोर्टेंट भी है और बहुत क्रिटिकल है, और इसको देखा जाना चाहिए। सब लोग इसको, जेएनयू में तो खास करके बहुत ये बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी मेथोडोलॉजी आप अपनाएंगे। और सच पूछिए तो बहुत कम लोग इसको बता पाते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या होती है और कितने क्लास हम करते हैं, और अंत में जब हम लिखने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता कि यार क्लास कितना हेल्पफुल हुआ और क्या हुआ। तो मैं भी ऐसे ही देख रहा था। तो मेन जो हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी ऐसे, और उसमें तमाम तरीके का डिबेट पढ़ते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी मेथोडोलॉजी और क्या क्या ये सब पढ़ते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे सब्जेक्ट में मेथोडोलॉजी का जितना भी अभी तक का रिसर्च, मेरे जस्ट पहले मेरे सेंटर के ब्रह्म प्रकाश का काम है, एक चैप्टर लिखा है उन्होंने भी भिखारी ठाकुर या नाच के ऊपर। मृत्युंजय प्रभाकर ने लिखा है, और हिंदी में जितेंद्र यादव लिखे हैं। उसके पहले चंद्रशेखर जो थे जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट, उन्होंने भी मैं जिस सब्जेक्ट पे काम किया हूँ उस पर थोड़ा बहुत लिखा है, उन्होंने भी एमफिल लिखा है। केदारनाथ चौधरी हैं। मैंने जेएनयू से 6-7 लोग लिखे हैं, मैंने सबका स्टडी किया, और लगभग 35 लोगों के काम को मैंने स्टडी किया है। और मेरा लिटरेचर का रिव्यू एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, वो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में नहीं है, इंडिपेंडेंटली मैंने एक चैप्टर बनाया। तो मैंने देखा कि सारे लोगों के काम में फील्ड पे जाके काम करने का, फील्ड रिसर्च का एक बहुत ही गहरा अभाव है, एक बहुत कमी है। किसी ने भी फील्ड पे समय नहीं दिया है। कुछ लोगों ने समय दिया है तो वो क्या किए हैं कि एकेडमिक्स की टर्मिनोलॉजी उसमें लेके आए हैं, और उनका जो
उनका जो सोचना है, ग्रामीण कलाकारों का जो सोचना है, उसको नजरअंदाज किया है, उनको छोड़ दिया है, उनकी बातों को, उनकी मुख्य बातों को लिखने से ये लोग बचे। फिर मैंने सोचा कि ये क्या पॉलिटिक्स है भाई, कि फील्ड कुछ और बोल रहा है और ये लिख कुछ और रहे हैं। तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा जो एक एक तो दो चीजें समझ में, एक तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, अ, उसका जो प्रॉब्लम्स है, उससे ये लोग समझौता किए हैं। दूसरा, अपने कल्चर में या फोक कल्चर में कुछ अगर ऐसी चीजें हैं जिससे आप स्टिग्मेटाइज हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उस चीज को वो लोग खत्म कर दिए हैं, उस चीज को दरकिनार कर दिए हैं। मैंने लौंडा नाच बोलना अच्छा नहीं लगता है, अपने घर में भी बोलेंगे तो लौंडा शब्द है, गाली का शब्द है, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज को ही खत्म कर दीजिए। रिसर्चर का काम तो ये नहीं है, उसको तो काम है वो एक्टिवेट करना उसको, कि कब बोला, किसने बोला, क्यों बोला, किसको प्रभावित किया ये बोल के, ना कि उससे पीछा छुड़ाना। एजुकेशन सिस्टम के साथ समझौता मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप बोलेंगे, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ के वाइस चांसलर इंटरव्यू में बैठे थे। मैंने बोला कि मेरा लौंडा नाच पे काम है, तो उन्होंने कहा कि आप लौंडा नाच पर रिसर्च किए हैं तो थिएटर कैसे पढ़ाएंगे। ये चीजें हमारे पूर्व के रिसर्चर ने क्या किया है कि लौंडा शब्द या इस तरीके के नाच शब्द जो एकेडमिक्स में कम चलते हैं, उसको रिप्लेस किया है। उसके जगह पर लेके आएंगे विदेशिया। विदेशिया थोड़ा सैनिटाइज्ड वर्ड है और थिएटर में उसको थोड़ा एक्सेप्टेंस है। तो ये कहीं ना कहीं कैरियरवादी दृष्टिकोण रिसर्च के प्रति साफ देखने को मिला है कि कैरियर के हिसाब से कुछ लोगों ने मेरे जो रिसर्च के लिटरेचर रिव्यू में देखा, कैरियर के हिसाब से सब्जेक्ट चुनना, उसको 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 पैकेजिंग करना का काम साफ दिखता है। एक तो कैरियर की तरफ से, दूसरा अपने आर्ट फॉर्म के जो स्टिग्मा उससे बचने के लिए। ये सारी चीजें मुझे काम में दिखी उनके, और फील्ड वर्क का कमी तो दिखा ही। तो इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो ये जो फोक थिएटर या जो ट्रेडिशनल थिएटर, ग्रामीण थिएटर, जो भी हम इसको बोलते हैं, इस पे काम करने के लिए हमें हो सके हम अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट ले, दिल्ली के किसी थिएटर का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर का, संगीत नाटक एकेडमी के किसी थिएटर का, मोहन राकेश के थिएटर का, ब्रेख्त के थिएटर का, शेक्सपियर के थिएटर का स्टडी करें, तो हो सके हमें जो हमारा एकेडमिक नॉलेज है, जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, उसी से हम एक अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ये जो नाच है, नौटंकियां हैं, धोबिया नाच है, गुरऊ नाच है, चमरुआ नाच है, विदेशिया है, लौंडा नाच है, नटुआ नाच है, बितावत नाच है, इस तरह का जो आर्ट फॉर्म है, ये भी थिएटर ही है। इस पे जब हम काम करेंगे तो हमें खाली एकेडमिक्स के भरोसे आप नहीं रह सकते, जो कि हमें किताब देता है। आपको उस कल्चर को, जिस कल्चर में परफॉर्मेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जिस कल्चर का ये परफॉर्मेंस है, उस कल्चर को बहुत अच्छे से समझना होगा। और उस समझना खाली किताबों से संभव ही नहीं है। उसके वैल्यू, उस ग्रामीण समाज का वैल्यू को समझना होगा। उस ग्रामीण समाज का जो डेली लाइफ है, डेली बिहेवियर है, उनके अपने नैरेटिव्स क्या चल रहे हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं, और इन सबसे ज्यादा भाषा भाषा की जो उनकी भाषा का जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत जरूरी है जानना। तो ऐसे में उस कम्युनिटी का अगर रिसर्चर होता है तो उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। उस या तो, और इसमें डिबेट आया भी बाद में, इनसाइडर आउटसाइडर का डिबेट एक बहुत बड़ा रिसर्च में आया भी, कि कम्युनिटी के अंदर से जो रिसर्चर आ रहे हैं उनको इनसाइडर बोलते हैं, और दूसरे लोग जो दूसरे कम्युनिटी से हैं, दूसरे क्लास से हैं, दूसरे कास्ट से हैं, क्लास खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आउटसाइडर की तरह हुआ और कहा गया कि किसने ये अधिकार दिया इनसाइडर आउटसाइडर तय करने का। इस तरीके का तमाम डिबेट आया। लेकिन इसी बीच मेथडोलॉजी का जिक्र करूंगा, जिसे मैंने अपने पीएचडी में अप्लाई भी किया है, कि वो बड़ा हेल्पफुल था। इथनोग्राफी, काफी आप में से कई सारे लोग अवेयर होंगे इस मेथडोलॉजी से। ये क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी के अंदर ही आता है और ह्यूमैनिटीज आर्ट फॉर्म के लिए काफी फेमस हुआ है। यूरोप में
90s के बाद शुरू हो गया था। यहाँ आते आते थोड़ा देर लगा है, अभी भी बहुत कम है, लेकिन इथनोग्राफी एक बहुत ही खूबसूरत मेथोडोलॉजी है, अप्रोच है देखने का, जिसमें कहता है कि प्रोलॉन्ग ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए उस आर्ट फॉर्म के साथ या उस कल्चर के साथ, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, और एक टाइम फ्रेम में बंधा नहीं होना चाहिए। मेथोडोलॉजी तो ये बहुत सारी चीजें कहती है और उसको अप्लाई करने पे आप बहुत सारी चीजें समझते हैं, लेकिन चूंकि ये जो पीएचडी या इस तरह का रिसर्च है, खास करके एमफिल पीएचडी, उसमें एक टाइम का बड़ा लिमिटेशन होता है और आपका पूरा रिसर्च पीएचडी से जुड़ा है, आपका पूरा काम होता है और उसमें आप टाइम में बंधे होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप 1 महीने के लिए फील्ड वर्क पे जाते हैं, 2 महीने के लिए जाते हैं, 3 महीने के लिए जाते हैं, उससे ज़्यादा तो जाते नहीं हैं। जबकि ये मेथोडोलॉजी कह रहा है कि आप प्रोलॉन्ग ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करें, उसके साथ गहराई से जुड़े, जाए, समझे, न सिर्फ उस आर्ट, हाँ ये भी कहता है कि न सिर्फ उस आर्ट और उस व्यक्ति के बारे में जाने जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, बल्कि उसके पूरे समाज के से जुड़ाव के बारे में लिखें, उसका जो डेली लाइफ है, उसका जो जीवन यापन है, उसके और जो जिंदगी के पहलू है उसके बारे में लिखे। तो ये तमाम सारी चीजें ये मेथोडोलॉजी कहता है, लेकिन हमारा जो एकेडमिया है, एकेडमिक स्ट्रक्चर है, उसमें टाइम फ्रेम और इस तरह की छूट नहीं होती कि हम जा सके। तो कहीं ना कहीं हमारा रिसर्च इस मेथोडोलॉजी में भी कहीं पीछे रह जाता है। लेकिन अगर हम आर्ट फॉर्म को जो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी का आर्ट फॉर्म है या गांव के समाज का, ग्रामीण समाज का जो आर्ट फॉर्म है जिसको अब तक लिखा पढ़ा नहीं गया, अगर उसमें हम ये मेथोडोलॉजी देखें, इथनोग्राफी, तो काफ़ी हमें समझने में दूसरे सब मेथोडोलॉजी से या दूसरे सारी चीज़ों से ज़्यादा में बेहतर हम समझ पाते हैं, मदद मिलती है। मैंने अपने रिसर्च में मेथोडोलॉजी जो अपनाया इथनोग्राफी, उसमें मैंने इसको भी और एक्सप्लोर किया है, मैं बताऊंगा। ऑटो इथनोग्राफी लेके आया हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उस सोसाइटी, उस कम्युनिटी, उस आर्ट फॉर्म के आर्टिस्ट को ये बहुत मदद करता है। तो उसमें सबसे पहले ऑटो इथनोग्राफी में मैंने इस्टेब्लिश किया है कि मैं कौन हूँ, मैं जैनेंद्र कौन हूँ, मैं किस सोसाइटी से हूँ और ये रिसर्च सब्जेक्ट मेरे लिए क्या है। मैं खुद की अपनी एथनोग्राफी लिख रहा हूँ कि कोई भी रिसर्चर 25 साल का होता है तो रिसर्च करने जाता है, तो 25 साल का उसका एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ से आया है वो, किस भाषा से आया है, किस क्लास से, किस कास्ट से आया है और कैसे इस रिसर्च से जुड़ाव है उसका। तो मैंने ऑटो इथनोग्राफी लिखा है और ये इंडिया में बहुत, मेरे गाइड कहते हैं कि तुमने पहली बार ये यूज किया है और लिखा है, तो बहुत रेयर लोगों ने यूज किया है, तो मैंने ऑटो इथनोग्राफी यूज किया है। दूसरा कि ये जो आर्ट फॉर्म है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लौंडा नाच, विदेशिया, नौटंकी या इस तरह के आर्ट फॉर्म, इस पे इसके जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। अभी भी इतना हाय तौबा होता है पढ़ाई लिखाई को लेकर, लेकिन अभी भी ये सोसाइटी के पास एजुकेशन ठीक से पहुंच नहीं पाया है या वो ले नहीं पाए हैं, बहुत समस्याएं हैं इसमें। तो वो कम्युनिटी अपने बारे में लिखी नहीं है, बहुत कम ऐसा कुछ लिटरेचर मिलेगा जिसमें वो अपने खुद के बारे में, अपने आर्ट फॉर्म के बारे में लिखी हो। तो ऐसा कोई लिटरेचर नहीं मिलेगा, तो हम हमेशा सेकेंडरी या तो उनके इंटरव्यू पर डिपेंड रहेंगे या सेकेंडरी डाटा जो पहले से लोगों रिसर्चर ने थोड़ा बहुत लिखा उस पर डिपेंड करेंगे। तो इसमें मैंने एक मेथोडोलॉजी यूज किया, नैरेटिव इंक्वायरी, क्योंकि मुझे लगा कि रिटर्न में शायद इनके पास कुछ ना है, नहीं है, लेकिन ये जो नैरेटिव है उनका, उनके लाइफ का जो नैरेटिव है, जो उनकी स्टोरीज है, जो उनके सॉन्ग्स है, जो उनके लिव्ड एक्सपीरियंस है, नैरेटिव इंक्वायरी में लिव्ड एक्सपीरियंस का बहुत महत्व है। तो हमने वो नैरेटिव इंक्वायरी को लेके काम किया और जैसे मैं एक भोजपुरी में एक छोटा सा एक गाना, एक कविता सुनाऊंगा कि हमारे एरिया के नाच के बहुत पुराने कलाकार थे, लखदेव राम, डेथ हो गई अब उनकी, तब वो जिंदा थे 2013-14 में।
उनसे जब मैं पूछता हूँ कि इंटरव्यू लेता हूँ कि आप अपने नाच के बारे में बताइए या अपने बारे में बताइए, तो वो नहीं बोलते हैं, शांत रहते हैं। लेकिन काफ़ी समय उनके साथ रहने के बाद वो खुलते हैं धीरे-धीरे, तो वो हम जैसे इंटरव्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे वो नहीं बता रहे हैं। कभी खाट पे लेटे हुए हैं, मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ और बता रहे हैं क्या, सन 57 के दिन एतवार, ताहे दिन भइल गिरोह तैयार, छपरा से जब हावड़ा गइनी, रामानंद से झगड़ा कइनी। मतलब एक पूरी कहानी, एक पूरा गीत, एक कविता में उन्होंने अपने अपना पूरा हिस्ट्री बता दिया। अब सन 57 यानी कि 1957 में उन्होंने पहला अपना नाच का ट्रुप बनाया, और छपरा से जब वो हावड़ा गए, तब जाके उन्होंने हावड़ा में उनकी पहली प्रस्तुति थी और वहीं उनके पार्टनर से झगड़ा हुआ, कितने में बुकिंग हुई थी, कौन-कौन आर्टिस्ट थे, किस कास्ट के थे, सब उस गाने में है। तो मुझे लगा कि ये तो नैरेटिव इंक्वायरी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम इंक्वायरी करें, ना कि हम उनको किताबों में ढूंढे और उनको अलग-अलग चीज़ों में ढूंढे। तो ये मैंने एक मेथोडोलॉजी में देखने की कोशिश की, और मैंने भेजा भी था उनका, डायना टेलर का एक रीडिंग्स, जिसमें परफॉर्मेंस एज एन हिस्ट्री करके उनका एक रीडिंग है, काफ़ी बेहतरीन लिखा है उन्होंने। हालांकि वो बातें कबीर हमारे सोसाइटी में पहले ही कह रहे थे कि अ, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर का एक गीत है, मैं कहता आँखन देखी और तू कहता कागज की लेखी। तो ये पूरा जो हम डिबेट है हमारे रिसर्च में, और ये जो हिंदी का प्रॉब्लम है, हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, जिनको लगता है उनके लिए है। ये जो भाषा का सवाल है, ये क्षेत्र का सवाल है, ये इंस्टीट्यूशन का सवाल है, और जो गांव के क्षेत्र से, छोटे शहर से, छोटे यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहे हैं, उनके पास आंखन देखी नॉलेज बहुत है, उनके पास बहुत ही बढ़िया लिव्ड एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनिक नॉलेज है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है। लेकिन वो कहाँ चले गए हैं? ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ कागज की लेखी, जहाँ कागज की लेखी और थ्योरी में खाली हमें विश्वास हो जाता है, जहाँ खाली थ्योरी की बात होती है, लिखे हुए की बात होती है, तो वहाँ वो थोड़ा पीछे जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनके पास एक अलग एक्सपीरियंस है। तो कबीर की ये बात है कि मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। तो ये दोनों मन कभी एक होने वाला मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि दोनों ही दो दो दिशाओं में दोनों चलते हैं। इसी बात को डायना टेलर ने परफॉर्मेंस एज एन हिस्ट्री में और आर्काइव एंड रेपर्टुआ करके एक उनका एक और आर्टिकल है, हम सबको ये दोनों पढ़ना चाहिए, कि कैसे उन्होंने लिखा है कि जो आर्काइव है, आर्काइवल मटेरियल जिसको हम मानते हैं, लिखे हुए चीज़ों को मानते हैं आर्काइवल मटेरियल, या या जो हमें सॉलिड रूप में दिखता है उसको मान रहे हैं। और रेपिटुआ एक ऐसा चीज़ है जो जो एक इंटेंजिबिलिटी है उसमें, एक क्षण भंगुरता है उसमें, एक एक माने अवशेष जैसा भी बचा हुआ है, जिसमें जो 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 परफॉर्मेंस की बात करें, नौटंकी की बात कर रहे हैं, तो नौटंकी का टेक्स्ट आर्काइव हो सकता है, उसके वीडियो आर्काइव हो सकता है, लेकिन नौटंकी के टूटे हुए जो इंस्ट्रूमेंट बचे हुए हैं, जो उसके कॉस्ट्यूम बचे हुए हैं, जो जो बिना लिखित इंटरव्यू है, जो लोगों के मेमोरी में है, जो किसी नौटंकी के स्टेज का या नाच के स्टेज का कुछ रूइंस बचा हुआ है, वो कैसे हमारे लिए रेपेटुआ का काम करता है, वो हमारे लिए इस तरह का एक संदर्भ है, जो कि मैंने डिवाइड किया उन्होंने कि कैसे एक सॉलिड चीज, एक रिटन हिस्ट्री है, एक 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 डॉक्यूमेंटेड चीज है, और कैसा एक मेमोरी का चीज है, एक इंटेंजिबल चीज है। तो उन्होंने ये बड़ा अच्छे से कंपेयर किया है दोनों को। तो वो चीजें हमें हमारे ऊपर, हमारे फील्ड के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए हमें, कि कैसे हमारे पास रिटर्न में कुछ नहीं है, लखदेव राम के पास रिटर्न में कुछ नहीं है। हाँ, भिखारी ठाकुर के ऊपर लिखा लोगों ने बाद में, लेकिन तब के समय में उनके ऊपर भी कुछ रिटर्न में नहीं था। या उनकी तरह तमाम सारे, रसूल मियाँ का नाच हुआ करता था बहुत फेमस, हाँ, और उनके ऊपर कुछ रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या रिटन डॉक्यूमेंट नहीं, इसका मतलब हम रिसर्च नहीं कर सकते? तो वो कौन सा अप्रोच होगा, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, किन से मिलेंगे, कैसे हमारी बातें ऑथेंटिक होगी, कैसे हमारी बातें
बातों में वो आर्गुमेंट आएगा जिससे हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब बात है। परफॉर्मेंस एज एन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि उन्होंने कहा है कि कैसे परफॉर्मेंस है वो एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। उसको हिस्ट्री के तौर पे हम देख सकते हैं। हम ये बड़ा डिबेट है कि हिस्ट्री लिखना, कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, किसका लिख रहा है, ये तीन चीजें कौन, क्यों और किस बड़ा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री राइटिंग में। तो जाहिर सी बात है हाशिए का जो समाज है उसके बीच से पढ़े लिखे लोग कम थे, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कम हुआ है, या लोगों ने अपने लिखा है, या लोगों ने हमेशा उसको एक प्रजा के रूप में लिखा है, एक एक चौकीदार के रूप में लिखा है, राजा के रूप में या हीरो के रूप में तो बहुत कम है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके अपने नायक थे, उनके अपने कहानियां हैं, हीरोइज्म है, सब चीज है उसमें। तो वो अब माने उनका भी एक बहुत अलग इतिहास है। जैसे मैं बात करूँ फोक टेल में, जो फोकलोर है हमारे तरफ उत्तर भारत में, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें ऐसे हाशिए के समाज के लोग नायक हैं और उस सोसाइटी के अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं। हमेशा उस कहानियों में ऐसा देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस में ये सारी कहानियां परफॉर्म हो रही है, थिएटर में कहानियां परफॉर्म हो रही है। तो इस आर्टिकल या इस अप्रोच से हम ये देख सकते हैं कि ये समाज कैसे अपने हिस्ट्री को परफॉर्म कर रहा है। हिस्ट्री को परफॉर्म कर रहा है तो परफॉर्मेंस को हम हिस्ट्री के रूप में देख सकते हैं। अब माइग्रेशन को समझना हो तो विदेशिया जो भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ है, काफी एक उसमें डेटा नहीं है कि कितने लोग ट्रेन में चढ़ के बंगाल कमाने गए, लेकिन जो वो 4 घंटे के नाटक में जो दिखाते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय माइग्रेशन का क्या असर बिहार में, उत्तर प्रदेश में रहा होगा। कैसे लोग अपने घरों में औरतों को छोड़ के कमाने चले जाते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारा अप्रोच अभी हम लोग के स्टडी में आया है और आना चाहिए, और भी जो लोग काम कर रहे हैं। मेरा जो काम है उसमें मैंने 3-4 चीज़ों को देखा है। मेरा टाइटल जो है उसमें 3-4 चीज़ों को मैंने देखा है। एक तो नेमिंग को देखा है मैंने, कंटेंट को देखा है और स्ट्रेटेजी को देखा है। ये आर्ट फॉर्म जो है, थिएटर फॉर्म है जो, और मैं बता दूं कि लौंडा नाच या नाच फॉर्म को लोग बाहर में जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उसको डांस समझ लेते हैं, नाच का ट्रांसलेशन कर लेते हैं डांस, जबकि वो डांस नहीं है, वो थिएटर फॉर्म है। जैसे और सब स्टेट में होता है स्वांग, जात्रा, महाराष्ट्र में तमाशा, यूपी में नौटंकी, गुजरात में भवई, वैसे ही बिहार में नाच है वो थिएटर फॉर्म है। इसका ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए, नाच ही लिखिए आप उसको। जैसे नौटंकी को आप नौटंकी ही लिखते हैं, तमाशा ही लिखते हैं, जात्रा ही लिखते हैं, वैसे नाच को नाच लिखिए। तो एक कंफ्यूजन मेरे पहले के कई सारे लोगों ने, इवन बद्री नारायण जैसे स्कॉलर जिनको हम लोग काफी पढ़ते थे, उन्होंने भी बहुत सारी भ्रांतियां इसमें फैलाई है कि वो भी इसको नृत्य की तरह देखते हैं कई बार, और कई बार कुछ अलग अलग टर्म देके इसका इस फॉर्म के साथ कई बार उन्होंने छेड़छाड़ किया है और उसको मिस इंटरप्रेट किया है। तो वो मैंने अपने रिसर्च में उसको देखा है। तो एक तो ये मैं बताना चाह रहा था कि वो डांस फॉर्म नहीं है, वो एक थिएटर फॉर्म है। तो इस थिएटर फॉर्म का नाम कैसे बदला, कैसे नाच था, फिर लौंडा नाच हुआ, फिर विदेशिया हुआ, इसकी एक हिस्टोग्राफी और इसके ऊपर एक मेरा फील्ड से आया हुआ काफी सारा जो नॉलेज है उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। दूसरा, एक तो कंटेंट एनालिसिस है उसमें कि गीत, संगीत, नाटक और परफॉर्मेंस का पूरा कंटेंट का मैंने एनालाइज किया है। तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, स्ट्रेटजी की बात मैं बताना चाह रहा हूँ अपने फॉर्म में। कि आमतौर पे स्ट्रेटजी हमेशा माना जाता है कि, और शहर के थिएटर की स्ट्रेटजी होती है, विद्वान लोग स्ट्रेटजी करते हैं, बनाते हैं, और ऐसे में गांव ग्रामीण समाज का बहुत इग्नोरेंस है। तो मैं इस ग्रामीण समाज से आने वाले आर्ट फॉर्म की स्ट्रेटजी क्या है और उसका एस्थेटिक्स क्या है, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, उसमें मैंने देखने की कोशिश की। और ये पूरा फील्ड बेस रिसर्च है और इतनी छोटी छोटी बातें मैं लेके आया कि मैं जब उसको, मेरे गाइड बोलते थे जो जो तुम फुटनोट में डाल रहे हो ना, वो तुम्हारा मेन
तो वो तुम्हारी मेन बात है कि अब फुटनोट वाले सारे चीज अब मेन में मुख्य धारा में आना है। ये कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए कि बोले कि जो तुम फुटनोट में लिख दे रहे हो उसको फुटनोट में मत लिखो, तुम ऊपर लेके आओ इस चीज। तो मैं क्या लिखता था, आंख बंद करके मैं सोचता था कि नाच कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो नाच शादी तय हो जाती है तो शादी में बारात में जाने के लिए, रात में परफॉर्म करने के लिए नाच का आयोजन किया जाता है। तो ये कैसे शुरू होता है, दहेज तय होती है, दहेज में नाच लेके आइएगा ये तय होता है, और एक लड़के वाला नाच पार्टी वाले के पास पहुंच जाता है। वहां जाके वो बार्गेन करता है कितना में परफॉर्म करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कौन लौंडा होगा, लौंडा को दिखाइए, या बाई जी का नाच है तो लड़कियों को दिखाइए। तो ये देखने जहाँ ये आया, यहाँ एस्थेटिक्स की बात अब शुरू हो गई, पॉलिटिक्स की बात शुरू हो गई। तो ये चेंज आया है कि अभी जो फिगर आया है पूरे फिल्म से लेके परफॉर्मेंस, चाहे मीडिया हो चाहे टीवी प्रचार हो, कि स्लिमनेस का ये जीरो फिगर का कॉन्सेप्ट, ये पहले कैसे था उसके ऊपर मेरा एक बहुत अच्छा उसमें मैंने लिखने की कोशिश की है। फिर वो बुकिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको मैंने स्टडी किया है। बहुत सी छोटी छोटी बात है, लेकिन एक बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, लड़के वाले होते हैं वो और जो नाच वाले होते हैं उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने तारीख को हम आके और आपके यहाँ नाचेंगे, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या लिखा होता है उस पे मैंने उस समय का जो फ्यूडल सोसाइटी था उसको एग्जामिन किया, उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे क्या लिखा होता है। उस समय जो अंग्रेजों का जो शासन था, सुल्तान का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उसको एग्जामिन किया है। तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी बात है और उस पर कितना कुछ कहा जा सकता है, कितना चीज लिखा जा सकता है, कितना कुछ निकाला जा सकता है उससे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रोलॉन्ग ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, और उसमें बहुत समय से गहराई से सोचे, और न सिर्फ एक एक विधा और एक व्यक्ति पे काम करें, बल्कि उस सोसाइटी को समझना पड़ेगा, उसके भाषा, उसके व्यवहार, उसके दैनिक जीवन को समझना पड़ेगा। और ये काम किया। इसी बीच मैंने अपने साथ किया कि मैं गया रिसर्चर की तरह था लेकिन निकला परफॉर्मर बन के। तो मैं उस कम्युनिटी के जो लोग जो जिंदा बचे थे, भिखारी ठाकुर के साथ जो काम करने वाले 4 लोग जिंदा बचे थे, उनको लेके फिर से मैं अपना बिहार में थिएटर ग्रुप बनाया। और आज दुनिया भर में कई कंट्री में और भारत में तो कई जगह हम परफॉर्म कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनके पुराने नाटक परफॉर्म कर रहे हैं। अपने रिसर्च से मैंने भिखारी ठाकुर की बायोग्राफी पे एक नाटक भी लिखा जो अभी भारत रंग महोत्सव में परफॉर्म हुआ, भिखारी नामा करके। और पीएचडी सबमिट करने के पहले की बात ये सब मैं बता रहा हूँ कि टीम बनाया, थिएटर ग्रुप बनाया, एक नाटक लिखा, उस नाटक को परफॉर्म किया, जेएनयू में भी परफॉर्म किया था 2017 में। एक इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के लिए इंडिपेंडेंट रिसर्च किया इस सब्जेक्ट पर, दूरदर्शन के लिए फिल्में बनाई, और अंत में मैंने पीएचडी जमा किया है। तो कहीं ना कहीं इससे एक तरह का ऐसा जुड़ाव हुआ, ऐसा समझ में आने लगा मुझे चीजें कि मैं ये सब कर पाया। तो कुल मिलाकर अब कुछ सवाल जवाब, कुछ और बातें होंगी तो और बातें निकलेंगी, लेकिन ये 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है आज के लेक्चर के लिए और हमेशा के लिए, कि एक तो माध्यम भाषा का, और दूसरा मेथोडोलॉजी, और तीसरा आपका सब्जेक्ट का चुनाव आप कैसे करते हैं, कैरियर के लिए करते हैं कि सच में आपको लगता है कि हमको इस पे काम करना चाहिए। तो वो करियर के बाद भी आप काम, करियर बहुत जरूरी है, पढ़ रहे हैं इसका मतलब नौकरी चाहिए, हमें हमें लेना होगा, हम उस जितना पढ़ रहे हैं हमको पढ़ाना होगा, लेना होगा नौकरी। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जिंदगी भर आपके साथ रहता है। आपका ये पहला रिसर्च आप जो करते हैं या जिस पे पीएचडी करते हैं, तो कैसे सब्जेक्ट का चुनाव करें, हम कहाँ से चुनाव करें, क्या अपने डिसिप्लिन के साथ कैसे फिट करें। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि एकेडमिक्स की जो बात कर रहे थे और मेथोडोलॉजी की बात कर रहे थे, कि आमतौर पे पहले आप देखेंगे जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें सब्जेक्ट, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का स्टडी ऐसे की बातें होती थी। जैसे थिएटर में रिसर्च हो सकता है, डांस में रिसर्च हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, विजुअल आर्ट में, ये 4 स्ट्रीम बना दिए गए थे। आप सब सुन रहे हैं ना ये जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एकदम, हाँ। तो ये 4 डिसिप्लिन मुख्यतः थे।
लेकिन सोसाइटी डिसिप्लिन में बटा हुआ नहीं है। वो माने उस खांचे में फिट नहीं हो सकता हमेशा, जिस जो खांचे बनते हैं वो निकल जाएगा उससे बाहर। आप फिर नए नए डिसिप्लिन बनाएंगे, फिर उसमें से निकल जाएगा। आर्ट फॉर्म के साथ भी यही है, जेंडर स्टडी के साथ तो बहुत हद तक है। जेंडर का जो खांचे बनाए गए शुरू से, वो हर बार निकल जाते हैं जेंडर के अभिव्यक्ति के लोग, तमाम लोग। मेल फीमेल, फीमेल के बाद हम आइडेंटिफाई किए कि नहीं, एक थर्ड जेंडर भी हो सकता है। एक तो एक और कैटेगरी बनाए, उसमें भी अब कितने सारे डिवीजन है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि एक जो हम कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगरी बनाने का जो जो प्रक्रिया है हमेशा क्वेश्चनेबल रहा है, उस पर सवाल उठने चाहिए, तभी जाके ऐसे लोग भी आएंगे जो किसी कैटेगरी में, अब तक किसी बनाए हुए कैटेगरी में नहीं फिट बैठते हैं, नहीं एग्जिस्ट करते हैं। रिसर्च के साथ भी यही हुआ है, थिएटर के साथ भी, कि थिएटर के लिए कैटेगरी बन गई, डांस के लिए, म्यूजिक के लिए, विजुअल के लिए। लेकिन ऐसे आर्ट फॉर्म को हम कहाँ पढ़े जो उतना ही म्यूजिक से स्ट्रांग है, उतना ही डांस से भी है और उतना ही थिएटर से भी है। कौन लेगा उसको? थिएटर वाला बोलेगा कि डांस जब में जाओ, डांस वाला बोलेगा म्यूजिक में जाओ। और हुआ भी है, लोग तो एकेडमिक्स का तो भागता है ना स्टूडेंट से। पूरा एकेडमिक्स जो भारत का है वो भागता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकारता नहीं है कि आइए हम आपको रिसर्च करने का मौका देते हैं। आपको उसके लिए धक्के खाना पड़ता है, चाहे जो भी कारण है, हम सब जानते हैं क्या कारण है, लेकिन हमको भगाता है और हम लोग उसको पकड़ते हैं। तो जब भगाने की मानसिकता ही है एकेडमिक्स की, कैसे स्टूडेंट 100 आए हैं उसमें से 90 को भगा दें हम? ऐसा नहीं है कि 90 में से 90 को, 100 में से 90 को हम रख लें और 10 को देखें कि क्या उसको अगले साल बुलाएं। 90 को भगाता है ये। तो ये क्या है कि एक खांचा बनाया हुआ है। तो ऐसे में हम जैसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ये पल्ला झाड़ेगा उसके पास जाओ, वो पल्ला झाड़ेगा उसके पास जाओ। एक बॉर्डर पे क्राइम होती है तो इधर का थाना प्रभारी बोलता है उस थाने में जाके केस लिखवाओ, उधर का थाना प्रभारी बोलता है इस थाने में केस लिखवाओ। एकेडमिक्स भी ऐसे ही है कि म्यूजिक, खूब शास्त्रीय म्यूजिक आप गा रहे हैं तो आप म्यूजिक में रिसर्च कर सकते हैं। खूब बढ़िया कथक कर रहे हैं तो आप डांस में कर सकते हैं। आप इब्राहिम अलका जी और एनएसडी का रंगमंच कर रहे हैं, तब आइए थिएटर में आपका स्वागत। लेकिन लौंडा नाच और विदेशिया और नौटंकी, जिसमें उतना ही स्ट्रांग म्यूजिक है, नौटंकी की मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, कि 36 से ज्यादा लिरिकल मीटर है उसमें, गाने की का धुन है उसमें 36 से ज्यादा गाए जाते हैं। तो उतना ही अभिनय भी है, डांस भी है। तो ऐसे सब्जेक्ट को बहुत नुकसान हुआ, उनको भगाने में लोगों को आसानी हुई। लेकिन अब का जो समय है, हम जैसे लोग इसको गहराई से ले रहे हैं और आगे लेंगे भी। हम सबको लेना चाहिए और अपनी मांग को रखनी चाहिए कि नहीं, ये इसको जगह दीजिए। तो 90 के दशक में ही एक परफॉर्मेंस स्टडीज में एक और चेंज आया कि जब थिएटर के साथ परफॉर्मेंस स्टडीज वर्ड जुड़ा, परफॉर्मेंस स्टडीज जुड़ा। रिचर्ड सेकनर और तमाम सारे विद्वान इस टर्म को लेके आए, इस डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस किए। और भारत में अभी सरकारी यूनिवर्सिटी में जेएनयू में ही है ये, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जेएनयू का जो डिपार्टमेंट है, थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज, हालांकि उसको थिएटर भी हटा देना चाहिए, परफॉर्मेंस स्टडीज होना चाहिए, लेकिन वो है थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज। परफॉर्मेंस स्टडीज एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रदान करता है हम सबको सोचने के लिए, करने के लिए। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसको किसी डिसिप्लिन में फिट करना है, किसी एक कैटेगरी में फिट करना है। जो परफॉर्मेंस जिस रूप में है उसी रूप में अध्ययन कर सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपना के। और मतलब लौंडा नाच भी हो सकता है उसमें, और इब्राहिम अलका जी का भी थिएटर हो सकता है। हम जो परफॉर्म बातचीत कर रहे हैं इस पे भी रिसर्च हो सकता है, रिचुअल्स पे हो सकते हैं रिसर्च, कल्चर का जो एक्सप्रेशन है उस पर रिसर्च हो सकते हैं। तो वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिया। तो जेएनयू ने एक इस डिसिप्लिन ने कुछ हद तक एक काम किया है, जहां हम जैसे या जो ग्रामीण समाज के या जो हाशिए के समाज के परफॉर्मेंस है उसको उसमें जगह मिल सकती है, अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहा। तो ये एक चेंज है, एक। और मुझे लगता है कि जितने भी इंडिया के ड्रामा डिपार्टमेंट है, रिसर्च सेंटर खास करके, उनमें ये परफॉर्मेंस स्टडीज का अप्रोच होना चाहिए, जहां परफॉर्मेंस को जगह मिले, किसी भी तरीके के परफॉर्मेंस को कैटेगरी में फिट करने की जरूरत ना हो।
तो ये एक बातचीत रही छोटी सी मेरे तरफ से, मेरा एक अनुभव रहा मेरे काम का, और जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ या समझ रहा हूँ या आगे काम कर रहा हूँ। अब अगर कोई सवाल होगा तो उस सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई सवाल? मेरी आवाज, हाँ चलिए अब आ रही है। दिव्या, तुम कुछ इससे पहले कमेंट करना चाहोगे या मैं शुरू करूं फिर तुम आओगे? ठीक है, तो बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद जैनेंद्र भाई। ये मैं इसको रिलेट कुछ हद तक इसलिए भी कर पाया, और मैं थोड़ा सा लिंक करना चाहूंगा जो लास्ट हमने लेक्चर लिया था जिसमें अनुपाली बात करके गए थे, जहाँ पे कि आर्ट फॉर्म, उनका भी आर्ट लिटरेचर के ऊपर ही काम था, लेकिन वो एक नए डिसिप्लिन की बात कर रहे थे जिसको आप परफॉर्मेंस जिसको आप कह रहे हैं, तो वो लिटरेचर में भी थी, और ये वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है। एक नए तरह का जो आप बात कर रहे थे, एक नए तरह का रिसर्च हो रहा है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो रहा है जैसे कि आपने बताया। और मैं पर्सनली इसमें थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि जो परफॉर्मेंस है उसको, जैसे कि आपने भी बताया कि परफॉर्मेंस एज ए हिस्ट्री भी समझ सकते हैं, और परफॉर्मेंस को अदर डिसिप्लिन में हम कैसे देख सकते हैं। इसमें मैं अपना एग्जांपल 2 मिनट लेकर के बताना चाहता हूँ कि मैं एमफिल डेवलपमेंट प्रैक्टिस में कर रहा था अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, और वहां पे उसमें होता है लगभग 9 महीने का हमें फील्ड इमर्सन, यानी कि एक ही गांव में एक ही फैमिली के साथ एक ही घर में रहना होता है। वो 3 अलग अलग, पहले 2 महीना, फिर 2 महीना, उसके बाद फिर 6 महीना लगातार। तो वहां पे हुआ मेरे साथ ये कि मैं वहां पे गया पहले से सोच करके, बहुत कुछ माइग्रेशन पे मेरा काम हुआ करता था, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, मेरा हेल्थ से रिलेटेड कुछ कुछ काम हुआ करता था, हेल्थ से मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। लेकिन जब उस स्पेस में गया और उनका जो आपने बताया ना कि सोसाइटी में आप एज ए गए रिसर्च करने के लिए और आप परफॉर्मर बन के निकले वहां, तो वो जो आपका फील्ड का स्पेस है, जो आपका जो भी स्पेस है, वो डिसाइड करेगा कि आपका रिसर्च का मुद्दा क्या होगा, आपका रिसर्च का मेथड क्या होगा, रिसर्च का मेथडोलॉजी क्या होगा। न कि हम पहले से हमारी जो किताबें हैं, जो हमें थ्योरी पढ़ाई जा रही है, वो हमारे, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे वो किताबें हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हमें जो मिल रहा है उस किताबी ज्ञान से, वो डिसाइड डिक्टेट नहीं करे। और वही चीज मेरे साथ हुआ कि जब मैं वहां पे गया, एक हेल्थ फूड ये सब कुछ दिमाग में लेकर के, तो मैंने काम तो किया उसमें हेल्थ फूड पे ही, लेकिन जो मेरा मेथड और मेथडोलॉजी रहा वो पूरा का पूरा आर्ट और थिएटर परफॉर्मेंस पे आकर के सिमट गया। और उसी दौरान हुआ ये कि मैं जमुई जिले में था, वहां पे एक संथाली गांव था, तो उनके लगभग 20 औरतों के साथ मिलकर के, वो लोग थिएटर में बहुत इंटरेस्टेड थे करने में, तो उनके साथ मिलकर के मैं थिएटर करने लगा। रात रात पर हम लोग थिएटर करते थे, और वहां से फिर फूड का मुद्दा सामने आया। तो मतलब जो आप कह रहे थे ना, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको कि, और ये सवाल जब हम उठाएंगे कि जो भी हमारा रिसर्च का कम्युनिटी है, जिस जो भी हमारा फील्ड है, वो सब कुछ तय करे, न कि थियरी तय करे, और इसमें परेशानी होती है। और जैसा आपने बताया कि आपका भी एक सेल्फ एथनोग्राफी वाली बात जो की, जहाँ पे कि आपको खुद के बारे में बताना है रिसर्चर को कि आप कौन है, आप किस सब्जेक्टिविटी से आकर के ये काम कर रहे हैं। क्योंकि हम नॉर्मली करते ये है कि हम फील्ड की सब जो इशू है उसकी सब्जेक्टिविटी और उसको ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे भी वो चीज हुआ कि हमें भी हमारे एमफिल थीसिस में अपने बारे में हमारा क्या एंगेजमेंट है, वो इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिटी के साथ, वही आपका सब कुछ डिसाइड करेगा। तो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, और उसको एक हमारे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक दूसरा नाम देते हैं, उसको फील्ड इमर्सन बोलते हैं या विलेज इमर्सन बोलते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से सिर्फ अलग अलग नाम है।
असल मुद्दा मुझे लगता है वो सेम है। तो मैं ये जो बोलना चाहता था कि पहला जो हमारा लेक्चर हुआ अनूप ने दिया, आपने जो दिया, ये दोनों से देने के बाद ये कहीं पे ही ना जाए कि इस तरह के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रिसर्च सिर्फ आर्ट, लिटरेचर और थिएटर इस तरह के स्टडीज में ही हो सकता है, बल्कि आप इकोनॉमिक्स तक के इश्यूज को, साइंस को भी वहां पे लेके जा सकते हैं, साइंस के रिसर्च को भी वहां पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये मेथड है और मेथडोलॉजी है। और इसका सवाल मुख्य जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि हमारे जो सब्जेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं और जो उस सब्जेक्ट से इंगेज्ड है, जो इस इश्यू से इंगेज्ड है, वो सारी चीजें तय करें। मेथडोलॉजी का जो सवाल है, यही मैं कहना चाहता था। और एक मतलब इसी से जुड़ा एक सवाल भी है कि शायद यही सवाल भी है कि आप किस तरह से आर्ट, लिटरेचर, परफॉर्मेंस, इसके बियॉन्ड इस मुद्दे को देखते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, लेकिन आप चूंकि इसमें पीएचडी लिखा है, तो अगर इन सब्जेक्ट्स के बियॉन्ड इस डिसिप्लिन, जैसा आपने बताया कि डिसिप्लिन में आप नहीं कैद कर सकते हैं, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि अभी तक हमारा जो रिसर्च का चल रहा है जितने भी यूनिवर्सिटीज में, हमें बंधना पड़ता है, नहीं तो वो बोलेंगे कि आपका टॉपिक पास ही नहीं होगा, आपका सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन नहीं हटा दिया जाएगा। और मेरे साथ वो हुआ भी है, जहाँ पे कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी कर रहा था और कॉलोनियलिटी, पोस्ट कॉलोनियलिटी को अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश कर रहा था हेयर स्टाइल से। तो वो आता है हमको डिसिप्लिन में, एक धीरे धीरे ही ये शायद बदलाव होगा और डिसिप्लिन में बदलना पड़ जाता है। तो मेरा ये सवाल है कि किस तरह से हम ये बैलेंस बना पाएंगे अदर डिसिप्लिन में, जहाँ पे कि परफॉर्मेंस का कोई खास डायरेक्ट लिंक नहीं है, खास करके जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह का हो गया, हिस्ट्री वगैरह का हो गया, या साइंस भी हम लेकर के चलते हैं। ये मेरी थोड़ी सी जो भी कंफ्यूजन है, या इस पे अगर आप थोड़ा कुछ बता पाए तो। आपकी बातों को मैं बहुत हद तक समझ गया हूँ। और सही बात है, मेथोडोलॉजी कोई बंधी हुई चीज नहीं है कि इसको किसी एक ही जगह यूज किया जाता है। उसको अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन में यूज कर सकते हैं। मेरे लिए मेथोडोलॉजी परफॉर्मेंस में फिट होगी, किसी के लिए इकोनॉमिक्स में, किसी के लिए सोशल साइंस में। तो मेथोडोलॉजी किसी एक सब्जेक्ट के लिए उस तरीके से ये नहीं है, वो यूज होगी और आप और तमाम सारे लोग कर सकते हैं। जो एकेडमिक्स का प्रॉब्लम मैं बताया, मैं बहुत खोला नहीं था, लेकिन एक बहुत कुछ निर्भर करता है गांव गाइड के ऊपर, आपके एकेडमिक्स का जो एक डिसिप्लिन है उसके ऊपर। आपके गाइड तो बहुत रिसर्च में, पीएचडी रिसर्च में इम्पोर्टेंट है, और पीएचडी का एक टाइम फ्रेम है, एक लिमिटेशन है। उसके बाद आप उसके फ्रेम में काम कीजिए, लेकिन उसके बाद का जो समय है जिस पे आप हमेशा काम करेंगे, उसके लिए तो आप फ्री हैं। गाइड के साथ भी बहुत सारे लोग नेगोशिएट करते हैं और रेसिस्ट करते हैं गाइड को, और बहुत सारे समझदार गाइड बहुत स्पेस देते हैं, स्कोप देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि फिलॉसफी पे बहुत काम होता है, फिलॉसफी का डिसिप्लिन बहुत वास्ट है और बहुत वो भी खुला हुआ है, लेकिन उसमें देखिए कितना थियरी पढ़ना होता है, कितना थ्योरेटिकल फिलॉसफी पे ज़्यादा ऐसे हम ध्यान दे रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट आके बोल रहा है कि नहीं, मुझे फोक फिलॉसफी पे काम कर रहा है, ग्रामीण समाज के फिलॉसफी पे काम कर रहा है, ट्राइबल फिलॉसफी पे काम कर रहा है, जो आपके थियरी में नहीं है, जो 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 आपके थियरी में नहीं है, आपके एकेडमिक्स में नहीं है, तो कितना उसको एक नई चीज लाने के लिए कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा, वो आपको भी करना पड़ा और हम सबको करना पड़ता है। मुझे भी बहुत ज्यादा, मैं वो सब चीजें नहीं बताया, लेकिन कितनी मुश्किल का सामना जेएनयू में करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हमारा एक रेसिस्टेंस चाहिए, और ये हमारा एक कल्चर भी सिखाता है कि रेसिस्टेंस तो बहुत जरूरी है। आप गाइड ने बोला कि नहीं नहीं ये टाइटल चेंज कर दो, तो हाँ कर दिया सर, ये आर्गुमेंट हटा दो, हटा दिया सर। आप हटाइए 10
चूंकि आपकी पीएचडी है और समय है, ऐसी पॉलिटिक्स चल रहा है कि आपको खत्म कर दिया जाएगा, तो हटाइए, लेकिन रिसिस्ट कीजिए। हो सके 10 आर्गूमेंट में से 8 आर्गूमेंट हटाए, 2 आर्गूमेंट रखने का आपको मौका मिल जाए। आपको पीएचडी भी तो बचानी है, आपको वो एकेडमिक्स में अपना वो जो रिसर्चर है वो भी आपको बने रहना है। तो रेसिस्टेंस आपका बहुत जरूरी है, आपके आर्गुमेंट के साथ, आपके सब्जेक्ट के साथ। और आप जो पूछ रहे हैं ना था, इसके बियॉन्ड आप अपने सब्जेक्ट के ये सब डिसिप्लिन रिसर्च के बियॉन्ड क्या मैंने बताना चाह रहा है, ये रेसिस्टेंस ही बताना चाह रहा हूँ। ये एकेडमिक्स में, परफॉर्मेंस में, आर्ट में, थिएटर में, सोसाइटी में, नॉर्मल लाइफ में, हर जगह ये बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ रिसर्च और रिसर्च के साथ साथ मैंने जो सीखा है, नहीं तो शायद मैं दूसरे चीज़ पे रिसर्च कर रहा होता, दूसरे अप्रोच से रिसर्च कर रहा होता, गाइड नहीं बदलता। मैंने गाइड बदला है जेएनयू में, बोला कि नहीं आपका अप्रोच मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं नहीं काम करूँगा आपके साथ। तो कितना मुश्किल होगा, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, कितना मुश्किल होगा कि आप जेएनयू के गाइड को बोलते हैं कि आपका अप्रोच मुझे पसंद नहीं है और मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। तो 2 साल तक मैं बिना गाइड के रहा वहाँ पे, मतलब नाम के गाइड थे। मैंने सोमू सर मेरे गाइड हैं, ऑफिशियल गाइड सौम्यव्रत चौधरी, और एक अमेरिका के हैं को गाइड, 2 गाइड के साथ काम किया। अमेरिका में पढ़ाते हैं देवेंद्र शर्मा, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो कितना मुश्किल है, तो रेसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च में ये बहुत ख़त्म, कई सारी यूनिवर्सिटियों में ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको कर रहे हैं। और इससे हम अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को, अपने आर्गुमेंट को धार दे सकते हैं, बना के रख सकते हैं, और वो हमें बहुत सुकून देगा, बहुत अच्छा लगेगा जब हम लास्ट में आएंगे कि इस आर्गुमेंट के लिए हमने अपने गाइड से, अपने डिसिप्लिन के लिए गाइड से, स्कूल से, टीचर से रेसिस्ट किया था और वो बचा रहा अंतिम में, और मैं उसके हाइपोथेसिस पे पहुंच पाया, उसके कंक्लूजन पे पहुंच पाया। तो ये बहुत मुझे है कि बहुत अहम है। बाकी आप मेथोडोलॉजी कोई किसी सब्जेक्ट के लिए बंधी हुई नहीं है, आप कोई भी मेथोडोलॉजी कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के हैं तो आप जानते हैं कि आप ये 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 मैं कर सकता हूँ। अब मैं इकोनॉमिक्स का नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ अप्लाई होगा। मैं जिस फील्ड में हूँ, कहते हैं ना कि जो संत लोग थे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखिन तैसी, कि एक ही चीज है, कोई कैसे कैसे लोग इंटरप्रेट करते हैं उसको, चीजों को। तो सेम वैसे ही मेथोडोलॉजी वैसे ही यूज हेलो किया जा सर। सकता है। हेलो सर, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट। बहुत ही अच्छा लगा आपका, मुझे पूरा का पूरा जो डिस्कशन था। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आई एम श्वेता, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम नालंदा महिला कॉलेज, बिहार शरीफ. So when I went through your arguments, I could see you have discussed a lot of things about institutions also. आपने कहा है कि institutions decide करता है the kind of language a particular art form, I mean a particular group uses to perform its art. और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक लैंग्वेज के बारे में आपने डिस्कस किया है, मार्जिनलाइज लिटरेचर के बारे में बताया है आपने. तो since my background is political science, so what I felt is despite using various methodologies, I want to know that how far the engagement of these studies have been with political consciousness, like political studies को कितना involve करते हैं आपके studies में, जो आप आर्ट फॉर्म्स को पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं. कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जितने भी मतलब जो बैक सीट लेने वाला जो एक कल्चर है अबाउट, जैसे आपने डिस्कस किया विदेशी लैंग्वेज यूज होना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मस्ट बी देयर इनटू द स्टडीज, एंड some kind of social change would probably bring kind of revolution in this particular area. So I mean, हाँ, मैं समझ गया। आर्ट का पॉलिटिक्स से बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत गहरा नाता है। परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट का, किसी भी तरीके का आर्ट का एक बहुत गहरा रिलेशन रहा है, खास करके तब तो, और जब वो ग्रामीण समाज के डेली लाइफ, डेली बिहेवियर, उनके एस्थेटिक से जुड़ा हो। आर्ट तो क्लासिकल म्यूजिक भी है, एक टाइम फ्रेम में बना और उसको एक रिपीट किया जा रहा है, रिपीट, उसमें कंटेंट या नई बातें बहुत कम आने की संभावना रहती है।
तो उसका एक पॉलिटिक्स अलग है। लेकिन जो ग्रामीण समाज से या हाशिए के समाज से, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ परफॉर्मेंस है, उसका पॉलिटिक्स से बहुत गहरा रिलेशन है। और कहा जाए तो एक तरीके से एक उनका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन उसमें होता है। अब इसको हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो है कि आर्ट के ऊपर पॉलिटिक्स करना, आर्ट को शामिल करके पॉलिटिक्स करना, और एक है आर्ट इटसेल्फ ए पॉलिटिक्स, कंटेंट इटसेल्फ ए पॉलिटिक्स। तो देखा जाए तो जितने भी 70s के बाद जो क्षेत्रीय पार्टियां, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि क्षेत्रीय पार्टियां जो उभार लेती हैं, कांग्रेस के बाद जो रीजनल पार्टी आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, कांशीराम और मायावती का उभार हुआ, बिहार में लालू यादव को हुआ, या झारखंड में देखे तो आदिवासी एक पॉलिटिक्स का उभार हुआ, जिसके बाद में लीडर शिबू सोरेन और ये सब लोग बने, या साउथ में जैसे हुआ। इन सब में परफॉर्मेंस को यूज किया गया, थिएटर को, म्यूजिक को, आर्ट को, वहाँ के डांस को यूज किया गया है, क्योंकि वो, और मैं क्यों अपनी पॉलिटिक्स में आर्ट को क्यों यूज करूंगा? मैं अपने काम में किसी दूसरे चीज को यूज कर रहा हूँ, यानी वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तभी तो यूज कर रहा हूँ। मेरे जो विचार हैं, मेरे जो जो पॉलिटिकल जो गेन करना चाहता हूँ, या पॉलिटिकल जो मेरा थॉट्स है, उसमें वो आर्ट कैसे मदद कर रहा है, तभी तो मैं स्पेस दे रहा हूँ उसको। तो पॉलिटिकल पार्टियों ने उस चीज को पहचाना है, तभी तो बहुजन समाज पार्टी के हर मीटिंग के पहले, हर कॉन्फ्रेंस के पहले, हर पब्लिक रैली के पहले दलित दस्तक या दलित दस्ता नाम का एक ग्रुप था, वो जाके वहाँ परफॉर्म करता था, गीत गाता था। लालू यादव के समय में हर उनके रैलियों में जाके लौंडा नाच होता था और नाटक होता था, और भिखारी ठाकुर के नाटक खेले जाते थे और गीत गाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग समझते थे उसकी आर्ट की पॉलिटिकल वैल्यू को, और अपने पॉलिटिकल पार्टियों में, अपने पॉलिटिकल थॉट्स में, अपने पॉलिटिकल डिजायर में उसको यूज करते थे। एक तो ये बात हो गई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। दूसरा है जो मैं कह रहा हूँ कि आर्ट का अपना खुद का एक अपने, माने वो कुछ ना भी बोले, किसी का झंडा ना भी उठाए, किसी का स्लोगन ना भी बोले, फिर भी वो एक बड़ी पॉलिटिक्स करके जाता है। उसके बनने में, उसके परफॉर्म होने में, उसकी समीक्षा होने तक में कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स को का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मैं सिंपल सा उदाहरण फिर से भिखारी ठाकुर का दूंगा, या और दूसरे एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, लेकिन भिखारी ठाकुर का दूंगा कि एक समाज में उस समय औरतों की बड़ी समस्या थी उनके, वो जब लिख रहे थे तो उन्होंने गबरघिचोर नाम का एक नाटक लिखा है। गबरघिचोर नाटक में एक बहुत सिंपल सी कहानी है कि माइग्रेशन के बाद हस्बैंड उसका बंगाल कमाने जाता है, औरत घर में रह जाती है और सालों भर इंतजार करती है, 12-14 साल इंतजार करती है, हस्बैंड नहीं आता। इसी बीच उसका गांव के एक दूसरे आदमी से संपर्क होता है, प्रेम होता है और एक बच्चा हो जाता है। 14-15 साल बाद उसका हस्बैंड जो था, जिससे शादी हुई थी, वो वापस आता है और बोलता है कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ, मैं इसको ले जाऊंगा। तो औरत बोलती है कि तुम बाप नहीं हो, मैं इसकी माँ हूँ, तुम बाप नहीं हो। तब तक वो तीसरा जो आदमी था, जो उसका प्रेमी था उस औरत का, वो भी आता है, बोलता है मेरा बच्चा है। तो तीनों में बच्चे को लेकर झगड़ा शुरू होता है। सिंपल सी कहानी है। यहाँ तक लोग खूब हंसते हैं, मजे लेते हैं, अरे वाह, ऐसे माने इलीगल रिलेशन जैसा एक कहानी को लोग कैसे भाव देते हैं बहुत अभी भी, तो खूब मजे लेते हैं। लेकिन उसके बाद भिखारी ठाकुर ने जो चीजें, जो पॉलिटिक्स उसमें रखी है, कि अंत यहाँ होता है, डिस्कस ये हो रहा है कि औरतों के बॉडी पे किसका राइट हो, उसके गर्भ पे किसका राइट हो, उसके बच्चे पे किसका राइट हो, ये डिस्कस उस नाटक में बाद में कर रहे हैं। तो और ये 1920-25 के आसपास का लिखा हुआ नाटक है, उस समय परफॉर्म करते थे। तो ये जो फेमिनिज्म में हम आज ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं औरतों के बारे में, वो भिखारी ठाकुर अपने नाटक में आज से 100 साल 80 साल पहले डिस्कस कर रहे थे। तो ये है एक नाटक की अपनी पॉलिटिक्स, उसके अंदर की पॉलिटिक्स। दलित जो दलित एस्थेटिक्स और ये तमाम सारी चीजों पे हम बात कर रहे हैं, दलित लिटरेचर पे बात कर रहे हैं, उस समय भिखारी ठाकुर के नाटकों में वो वॉइस हुआ करता था, उस तरीके का नाटक हुआ करता था, परफॉर्म हुआ करता था। एक और एग्जांपल दूंगा, अंबेडकर और उस तरह के तमाम मूवमेंट का कैसे असर ये सब परफॉर्मेंस में हुआ। एक आदमी है, दलित है, वो मंदिर में उस समय जाने से नहीं जा सकता है वो, तो वो क्या करता है कि मंदिर जब जाता है, तो पुजारी है ब्राह्मण, वो उसको रोकता है, बोलता है नहीं तुम दलित हो कैसे जाओगे। तो बोलता है ठीक है, मैं
नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ घर वापस, लेकिन मैं सोने का बिस्किट लाया था भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ किसी और मंदिर में चढ़ा दूंगा। तो ब्राह्मण का जो कैरेक्टर है लालची, वो वहाँ दिखाया गया है। और वो कहता है ठीक है आ जाओ आ जाओ, सोने का बिस्किट चढ़ाओगे ना? तो बोला हाँ। तो जाओ अंदर जाओ, और वो पूजा करने देता है, बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। इसी बीच रानी आ जाती है। रानी बोलती है कि मुझे पूजा करना है, दरवाजा खोलता है। तब तक देखती है रानी कि यहाँ तो कोई दलित एक चमार आदमी पूजा कर रहा है। तो दोनों मिलके इसको बहुत मारते हैं कि ये चुपके से चला गया होगा, बहुत पिटाई होती है। और आके वो कम्युनिटी में वो चमार अपने बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखा हुआ है। तो कम्युनिटी इकट्ठा होती है और रानी के खिलाफ वो लोग मोर्चा खोल देते हैं। तो ये मंदिर में जाने का जो मूवमेंट चल रहा था, उस आइडिया को लेकर नाच में बिहार में परफॉर्मेंस हो रहा है। तो कितनी बड़ी वो पॉलिटिक्स कर रहा है नाच। तो ये मैं दो चीजें बताया, एक नाच का, एक आर्ट फॉर्म का अपना पॉलिटिक्स होता है, गाने का अपना पॉलिटिक्स होता है, अब उसके सब्जेक्ट का अपना, और एक उसके ऊपर एक मेन स्ट्रीम के लोग पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे इप्टा इप्टा एक कोई गीत गाती है तो उसका गीत का अपना पॉलिटिक्स है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अगर उसको अपनी रैलियों में यूज करता है, अपने लिए कुछ कहवाता है, विशेष तरीके का कंटेंट देता है, तो उसकी एक अलग पॉलिटिक्स है। तो ये कहीं ना कहीं ये आर्ट का पॉलिटिक्स से बहुत ही गहरा रिलेशन है, बहुत ही गहरा जुड़ाव है। और चंद्रशेखर का जो काम है, कॉमरेड चंद्रशेखर जो जेएनयू से प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ही इस फॉर्म को देखने की कोशिश की है। मैंने खुद इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश किया है। और इस तरह के आर्ट फॉर्म पे, हाशिए के समाज, फोक थिएटर, जो भी हम बोलते हैं इसको, गांव के समाज के आर्ट फॉर्म पे काम करेंगे तो बिना पॉलिटिकल एंगल से उसको देखे आप उसको समझ नहीं सकते हैं। कास्ट दिखेगा, क्लास दिखेगा, जेंडर दिखेगा, सबका टकराव दिखेगा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिखेगा। तो ये अप्रोच आपको लेके ही जाना है, ये समझना ही है, ये इसकी समझ रखनी है। और एक संजीव की जो बात थी कि फील्ड डिसाइड करेगा कि हम कौन सा मेथोडोलॉजी अपनाए, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इससे। और मैंने अपनी फिल्म में यही किया कि मैं पहले से तय करके नहीं गया कि क्या इंटरव्यू लूंगा, क्या पूछूंगा। लेकिन जब हम रिसर्च में आगे बढ़ जाते हैं, जहां मेथोडोलॉजी लिखने की बात है, उसके पहले हमको फील्ड का नॉलेज हो जाना चाहिए। इवन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले ही, आपसे कोई कहे कि पहले ही दिन बोले कि आपको क्या टॉपिक क्या है, तो आप 5 दिन में टॉपिक चुन के आइए और मेथोडोलॉजी चुनिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप आज टॉपिक आप चुनेंगे, अगर नया टॉपिक है तो हमको मेथोडोलॉजी समझने के लिए 2-4-6 महीने का वक्त चाहिए। या मेरा टॉपिक ये है, मैं पहले से बनाया हूँ और मैं अवेयर हूँ इसकी मेथोडोलॉजी से, मैं इसके काम से। इसलिए समय चाहिए होता है कि समय हमको चाहिए, हमको मेथोडोलॉजी, हम फील्ड पे जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे तब तो इसलिए जो ये जो होता है ना आमतौर पे कि यार मुझे कोई टॉपिक बता दो यार, मुझे पीएचडी में टॉपिक नहीं मिल रहा है, मुझे एक एमफिल लिखना है यार, कोई टॉपिक बता दो यार। तो ये बता तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद आपको उसमें घुसना है, उसमें जाना है, तब जाके आपकी मेथोडोलॉजी तय होगी, तब जाके आप हाइपोथेसिस और कंक्लूजन में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। नहीं तो वहाँ ठीक Thank you, sir. Thank you very much. है आगे। ओके, प्रमोद यादव सर हैं। नमस्कार जैनेन्द्र जी, बड़ी ही खूबसूरती से आपने अपनी बातें रखी। बहुत सारी चीजें हम लोग बचपन से ही देखते आए थे। जैसा कि मैं अपनी बिलोंगिंगनेस के बारे में चर्चा करूं तो मैं पूर्वांचल के गाजीपुर जिले के सैदपुर जो है एक तहसील पड़ता है, उसके पास एक छोटा सा गांव है रफीपुर, वहां से आता हूं। तो जो लौंडा नाच आप जिसकी आज चर्चा, जिसकी विधाओं पे चर्चा कर रहे हैं, बचपन से हम लोग बहुत छोटे छोटे, मतलब मेरे ख्याल से जब मैंने होश संभाला होगा तो मेरे जस्ट घर के बगल में ही आदिवासी, जिसको हम लोग यहाँ मुसहर कहते हैं, तो वो लोग रहते हैं, मतलब बड़ी संख्या में हैं। तो बचपन से ये लोग जैसे ये जो चाहे फोक फार्म या जिसको सीधे तौर पे लौंडा नाच ही हम लोग कह के
सुना करते थे कि लौंडा नाच हो रहा है, जैसे विशेषकर कोई उनके यहाँ जब शादी विवाह हुआ करता था या कोई आयोजन या फिर ये होली या इस तरह के कोई उत्सव होते थे तो उस तरह का नाच देखने का मिलता था। और उसकी एक खासियत ये होती थी कि इतने इंथुसियास्टिक लोग होते थे जो करने आते थे। एक तो टोली जो है बाहर से आती थी जो बारातियों के साथ आती थी, और हमारे यहाँ भी यही बगल के जो लोग हमारे बगल में रहते हैं उनके बीच भी एक टोली है, तो दोनों मिल के मतलब एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टाइप का कि मतलब उधर से वो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन धीरे 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 55 से लेके अब मैं लगभग 30 पार कर चुका हूँ। अब ये चीजें जो है इधर जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पिछले एक दशक से मुझे जो है देखने को नहीं मिली है, जबकि उन्हीं की शादियों में या फिर आसपास। तो पहली चीज तो जो आपने जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की चर्चा की, और दूसरा जो उनका कास्ट स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल जो है इस लौंडा नाच को जो है सही आपकी बातों से वक्तव्य से जो मुझे भी उसको जो लिंकेज अगर मैं कर रहा हूँ देखने को मिल रहा है कि कैसे जो है सिर्फ उन्हीं तक जो है सिमट के रह गया है। देखने को भी मिलता था तो उनके बीच ही देखने को मिलता था। थोड़ा सा मीडियम क्लास का है तो वहां पे थोड़ा भोजपुरी का कोई लोकगीत या कोई बिरहा कलाकार को बुला लिया। थोड़ा सा हाई क्लास का है तो वो लोग जो है ऑर्केस्ट्रा और उस तरह की कुछ चीजें कर लिया। लेकिन कभी लौंडा नाच जो है उनके बीच या उनके कार्यक्रमों में कभी जो है देखने को नहीं मिला। और अब तो लौंडा नाच पूरी तरह जो है सिर्फ शादियों में, अब से 5-6 साल पहले की जो शादियां होती थी उसमें खासकर कि लौंडा आया है कि नहीं, लौंडा नाच रहा है कि नहीं, मतलब लौंडा तक सीमित होकर रह गया था, जिसमें एक दो कोई मेल वाले मेल हुआ करते थे जो वो ड्रेसअप उस तरह का कास्ट्यूम जो है पहन के उस तरह का करते थे। धीरे धीरे वो भी गायब हो गया। अब तो डीजे के जमाने में वो भी खत्म हो रहा है। तो जैसा कि आपने अपने रिसर्च और जो भी अपना निर्देशन और जो भी चीजें हैं उससे जो चिंता जो जाहिर की है हाशिए के समाज के लोगों की, तो मेरी एक विशेष क्वेरी ये थी कि चूंकि मैं खाद्य सुरक्षा पे काम कर रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो मेरा आपसे जानना ये था कि या इनका सिर्फ कला है, जो परफॉर्मेंस है वही सिर्फ हाशिए पे है, या फिर इनके बीच जो है खाद्यान्न का भी संकट है? ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में ये न सिर्फ इनका कला विलुप्त हो जाएगा या फिर इनके सामने जो है खाने पीने और जो है एक जो लाइवलीहुड का जो संकट वो भी नजर आएगा? इस पे मैं थोड़ा सा आपका जानना चाहता था, क्योंकि आप इनके बीच रहते भी हैं, लंबे समय से आपका शोध भी रहा है इथनोग्राफिक, तो आपको थोड़ा सा अनुमान होगा कि किस तरह का संकट है जहां तक खाद्यान्न की बात है। हमारे एक टीम में एक बहुत बुजुर्ग कलाकार है, उनका नाम है रामचंद्र माझी। रामचंद्र माझी भिखारी ठाकुर के साथ लगभग 60 साल तक काम किए, 55-60 साल तक काम किए, और स्टार हैं, फीमेल इम्पर्सोनेट करते हैं, लौंडा बनते थे और उनके सभी नाटकों में स्त्री पात्र करते थे। और अपने समय के इतने बड़े स्टार हैं, जैसे आज के श्रीदेवी वगैरह जो का जो स्टारडम था उस तरीके के स्टार हैं। आप बुजुर्ग लोगों से जब बात करेंगे तो उनको देखने के लिए, उनको झांकने के लिए लोग ऐसे रात रात भर खड़े रहते थे। और उस समय उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत खेती तो था नहीं, अभी भी देश में ऐसे लोग हैं जिनको अपने पांव रखने तक का जमीन नहीं है, तो खेती तो उस समय नहीं था। लेकिन नाच से उन्होंने थोड़ा बहुत खेत खरीदा थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी बहुत मामूली है। और 2017 में लगातार हम लोग के प्रयास के कारण उनको बड़ा अवार्ड मिला, संगीत नाटक अकेडमी राष्ट्रीय पुरस्कार है। जैसे फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार होता है नेशनल अवार्ड, वैसे थिएटर का नेशनल अवार्ड है। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, राष्ट्रपति खुद अपने हाथों से देते हैं अपने राष्ट्रपति भवन में, तो उनको मिला 2017 में। लेकिन खाने को नहीं है उनके पास, खाद्यान्न संकट जो आप बोल रहे हैं ना, खाने को नहीं है। इस उम्र में थोड़ा बहुत जो खेती है वो कर नहीं सकते, बहुत थोड़ा बहुत है, मतलब उसमें अनाज उपजाने से सालों भर नहीं चलेगा। लेकिन जो भी है, अभी इतने बड़े कलाकार जो अपने जमाने में स्टार रहा है, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, लेकिन उसके पास अन्न की किल्लत है। अभी मैं लॉकडाउन में लगातार उनके साथ था, गांव ही में था, सबसे मिलता जुलता था।
और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अपने स्टारडम के समय में थोड़ा बहुत खेती लिया है, वो तो है, लेकिन उतना नहीं है जिससे वो सालों भर काम कर सके, जब तक कि परफॉर्मेंस ना हो, थिएटर ना हो। निश्चित तौर पे ये तेजी से शिफ्ट हुआ है, ये जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये जो इंटरटेनमेंट कल्चर है, ये शिफ्ट हुआ है ऑर्केस्ट्रा डीजे की तरफ। तब भी था ऑर्केस्ट्रा, अब लेकिन इधर बहुत तेजी से शिफ्ट हुआ है एंटरटेनमेंट, और बहुत सारे साधन हुए हैं, और नाच कम हुआ है, लौंडा नाच, नौटंकियां बहुत कम आयोजित हुआ है, और उनके कम्युनिटी तक थोड़ा सीमित हुआ है। पहले थोड़ा दूसरे लोग भी बुलाते थे, मिडिल क्लास भी बुला लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया है। और उन लोगों ने भी अपने नए जमाने के अनुसार थोड़ा सा बदलाव किया है, नाटक को कम करना, डांस को ज्यादा करना, डांस आइटम करना, और एक नेगोशिएशन चल रहा है आज के इंटरटेनमेंट के का जो कल्चर है उसमें, एस्थेटिक्स है उसमें, और अब उनका जो फॉर्म का डिमांड है, उस दोनों के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। तो कम तो हुआ है, और इस कमी की वजह से खाद्यान्न संकट बहुत ज्यादा है उनके पास, दो तरीके से। एक तो जिस परफॉर्मेंस कम हुआ, दूसरा एज ऐसा हो गया है, बुजुर्ग कलाकार जो है खास करके, उनके सामने नए लोग तो कर नहीं रहे, उनके बच्चे तो कर नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अपमान, कलंक अपने बाप, अपने दादा के साथ जिन्होंने देखा है, वो नए लोग बहुत कम सीख रहे हैं। मैंने 20 बड़े आर्टिस्ट को चुनेंगे तो उसमें दो तीन ही ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे ये काम कर रहे हैं, तो 17 लोग जो दूसरा काम कर रहे हैं। ऐसे में खाद्यान्न का संकट उम्र के वजह से भी हो रहा है कि बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो काम खेती बाड़ी अब नहीं कर पा रहे हैं। तो एक किल्लत है, एक समस्या है। और प्राकृतिक आपदा में तो बहुत है, जैसे हम लोग का एरिया है, कभी बाढ़ हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है, और अभी का तो छोड़ ही दिए, कोरोना तो एक अलग केस है। तो ऐसे में तो बहुत समस्या है, लेकिन बाढ़ सुखाड़ से भी बहुत उनको दिक्कत रही है। कास्ट, लोअर कास्ट होने की वजह से दिक्कत है, खेती नहीं होने की वजह से दिक्कत है, जमींदारी प्रथा होने की वजह से दिक्कत है, अभी भी है। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास एकदम नहीं है। तो ये जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो एक बहुत ही गड़बड़ है, खराब तरीके से है बिहार में, यूपी में, सब जगह। तो एक खाद्यान्न संकट तो है। अभी राशन कार्ड तक उनका नहीं बना है, रामचंद्र मांझी का। इस बार हम लोगों ने अप्लाई किया, अभी उसका आना है कि बन गया कि नहीं। तो ये कलाकारों का ये कोई और शिक्षा जो है उसमें भी बहुत समस्या हुई है। जागरूकता, ये जो नए नए सिस्टम है उसमें वो जागरूक नहीं हो पाए समय से, तो शिक्षा भी एक मुख्य कारण है इन सब के पीछे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं नए टेक्नोलॉजी से, तो कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। बस देखते हैं आगे क्या होता है। मैं सॉरी, मैं इसमें बीच में थोड़ा बोलने के लिए आ गया, क्योंकि इनका सवाल मैंने इस चीज को डील किया, इसलिए मैं सॉरी सर जनेंद्र भाई, तो मैं आपका थोड़ा समय ले रहा हूँ। नहीं जो ठीक। इन्होंने सवाल किया खाद्य सुरक्षा और खाद्य का सवाल, और उसको मैं जोड़ना चाहूंगा, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के सिर्फ आर्ट फॉर्म को मार्जिनलाइज नहीं किया गया है, बल्कि जो फूड कल्चर है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का, उसको भी मार्जिनलाइज किया गया है। और मेरा जो एमफिल है वो इसी के ऊपर है। चूंकि मुझे नहीं पता है, इस कम्युनिटी के साथ मैंने काम नहीं किया, तो मैं उस स्पेसिफिक पे नहीं बात कर सकता हूँ जो लोग नौल्डा नाच करते हैं उस कम्युनिटी के फूड कल्चर के बारे में। लेकिन सांथाल फूड कल्चर के साथ मैंने काम किया था, और वहाँ की अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे, ज्यादा नहीं 100 सालों की वहाँ के फूड कल्चर की, तो आपको साफ दिखेगा कि जिस तरह से लौंडा नाच को, जिस तरह से जो ऑर्गेनिक डांस फॉर्म, परफॉर्मेंस फॉर्म, जो भी आप इसको कहते हैं, जिस तरह से इनको मार्जिनलाइज किया गया है, स्टिग्मेटाइज किया गया है, उसी तरह से जो सांथाल फूड कल्चर है, जो कि हाईली न्यूट्रिशियस फूड कल्चर है, उनको मार्जिनलाइज किया गया है। और प्रोसेस आपको सेम दिखेगा। वहां पे भी अपर कास्ट, यहाँ पे भी अपर कास्ट डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा थिएटर फॉर्म जो है वो रेपुटेटेड है, वहां पे भी डिसाइड कर रहे हैं अपर कास्ट की कौन सा फूड जो है वो रेपुटेटेड है। तो शायद अगर मुझे लगता है कि उस पे अगर एक कल्चर के, उससे फूड कल्चर के पर्सपेक्टिव से अगर स्टडी किया जाए इस कम्युनिटी के ऊपर, तो शायद मुझे लगता है कुछ कुछ आ सकता है इसमें भी। बस मुझे ये कहना चाहता था इसके लिए। और इसके बाद और भी क्वेश्चन है, नवनीत जी उनको अनम्यूट कीजिए, उसके बाद फिर। Oh, am I audible?
हाँ यस हाँ यस हाँ, सुनने में बहुत अच्छी लगी। आई वांट टू ask one thing, that is रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च मेथड्स में क्या डिफरेंस है और अप्रोच क्या होती है। कई बार हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, सम ऑफ द ऑथर्स विश टू यूज मेथोडोलॉजी और कुछ ऑथर्स मेथड्स। तो जब हम ध्यान से पढ़ते तो लगता है कि दोनों में काफी सिमिलरिटी है, बट हाउ डू वी डिफरेंशिएट मेथोडोलॉजी फ्रॉम मेथड्स? क्या मेथोडोलॉजी अप्रोच है या मेथड स्टेप्स है? तो थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपने खुद ही बता दिया उसमें कि मेथड एक स्टेप है और मेथोडोलॉजी एक अप्रोच है, एक प्रोसेस है, एक अप्रोच। और ये जनेंद्र तीनों सर आप जनेंद्र सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं वैसे ही हूँ पहले जैसे था। हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपने खुद ही बताया इसके बारे में, लास्ट में कहा कि मेथड है वो स्टेप है, एक स्टेप है। मेथोडोलॉजी एक अप्रोच या एक प्रोसेस की तरह हम देखते हैं। और ये सारी चीजें इंटरचेंज होती है हमेशा। एक एक वर्ड के रूप में, एक जब हम बोलते हैं तो हम इंटरचेंजेबली उसको यूज करते हैं, लेकिन रिसर्च में मेथोडोलॉजी एक प्रोसेस के रूप में हम देखते हैं और एक उसको लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने सब्जेक्ट पे। और मेथोडोलॉजी का एक पूरा एक जर्नी के रूप में हम देखते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, उसका मिडिल क्या है, उसका एंड क्या है। एक मेथोडोलॉजी का एक पूरा जर्नी हम देखते हैं और उसको एक प्रोसेस के रूप में यूज करते हैं। जबकि मेथड एक स्टेप है। एक मेथड के स्टेप से जब हम आगे बढ़ेंगे उसकी पूरी जर्नी को, तो एक मेथोडोलॉजी के रूप में उसको देखते हैं हम। इस पे अगर आप, मुझे लगता है आप बेहतर इस पे कुछ कहना चाह रहे थे, मेथड एंड मेथोडोलॉजी पे। आपका लग रहा है कि इस पे स्टडी है कुछ खास, तो आप बताएंगे तो बेहतर है, मुझे भी अच्छा लगेगा। यस अभी जो आपने यू हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड व्हाट आई वाज थिंकिंग। मेरा एमफिल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की जूलॉजी डिपार्टमेंट से हुई। 3 साल कीड़ों के ऊपर और पक्षी के ऊपर में काम करते थे। तो उस समय जब आर्टिकल पढ़ते थे तो मेथड्स की, जब भी आर्टिकल्स खोलते हैं मेथड्स ही आ जाते हैं। लेकिन ये छोड़ करके मैंने मेरा पीएचडी अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में किया है। वो इंटरडिसिप्लिनरी थे, साइंस आर्ट और इंटरेक्शन। उस समय मेथोडोलॉजी ज्यादा पढ़ाई चुकी है। बाद में मैंने सोचा कि यह मेथोडोलॉजी अप्रोच नहीं है, और मेथड जो हमने वो साइंस में एमफिल में जो किया था 3 साल, और ये 6 साल हम जो इंटरडिसिप्लिन में काम करते उसमें मेथड्स के नाम ही नहीं थे, मेथोडोलॉजी ही था। सो इट वाज अ लॉट ऑफ कंटेंशन बिटवीन माई सेल्फ। और हमेशा ये मैं पूछता रहा, हमेशा मैं ये जो भी रिसर्च स्कॉलर मिलते थे मैं डिस्कशन करने की कोशिश की। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट व्हाट आई इमेजिन टू बी ट्रू इज बीइंग सिमिलरली टोल्ड बाय यू। तो इससे मींस आई वाज रियली कंफ्यूज। जब 3 साल एमफिल करते थे हमने मेथोडोलॉजी के नाम पे कुछ भी आर्टिकल नहीं पढ़े, ओनली मेथड्स। जब हम इंटरडिसिप्लिनरी में आए और ह्यूमैनिटी की तौर में ज्यादा आए तो मेथोडोलॉजी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। So that was my own personal what to say confusion, which I try to prove myself by doing comparative accounting with different scholars and different what to say readings that I do. Thank you so much. मुझे इससे और ज्यादा कुछ नहीं कहना। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी टॉक सुन के। It really gives me a new perspective to what I do as a hobby and as a researcher. Thank you so much. वासुदेव Thank प्रसाद you. सर।
हाँ वासुदेव प्रसाद सर, हाँ क्या आप सर, सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ, आप सुन पा हाँ, रहे हैं आप सर? अपना हमारी आवाज़ हाँ, को सुन आप पा चूँकि जी जी आप अपना प्रश्न जी पूछिए। आज हाँ, आज धन्यवाद अजीत जी को देना चाहेंगे जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि जैनेंद्र सर जो है एक ट्रेडिशनल फोक पे कुछ नई चीज़ बताने वाले हैं। सर मैं झारखंड से हूँ और इस बारे में जैसे प्रमोद सर भी कुछ बोल रहे थे कि खाद्य इस पर जो इनका उस पर उनकी समस्या, आर्थिक समस्या को लेके, तो सर हमारे यहाँ जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसमें एक नेटुआ नाच हुआ करता था जो बेसिकली वीरता और प्रेम प्रसंग के ऊपर हुआ करता था। तो सर मैं ये जानना चाहते हैं कि इसका जो अभी 21वीं सदी में हम जब इस एज ए रिसर्चर के रूप में जब एक नए विषय जो हाशिए पे आधारित है सोचने जानने को मिलता है, तो देखते हैं कि इसका डिमांड समाज में काफ़ी कम हो गया है और इसमें जो इन्वॉल्व लोग थे अपना जो प्रोफेशन है या तो वो बदल ले रहे हैं या फिर वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, जिसमें आर्थिक मजबूरियां हो या बेरोजगारी जैसे बताए सर आप, प्रमोद सर भी, या इस पर जो आर्थिक स्थिति जो है इस सरकार या कोई और संस्था इसके मदद के लिए अभी तक आगे नहीं आए हैं। इसमें एक है कि नाच का जो ट्रेडिशन फॉर्म है ये अब देखते हैं कि ये वेस्टर्नाइज, ज़्यादातर वेस्टर्नाइज फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है। कुछ रूप जो अभी जो होता है जो कि अपना मूल रूप को खोता चला गया है। तो ऐसे इस परिस्थिति में इसका रिलीवेंस क्या रह जाता था हो सर एज ए रिसर्च के रूप में हम देखते हैं तो, या इस परिस्थिति में हमारा रिसर्च सिर्फ किताबी तक सीमित हो जाता है या ज्ञान प्राप्त करने का एक स्रोत तक है, या एक इसमें एक चीज और हमारे मन में एक आ रहा है कि लौंडा नाच या ट्रेडिशनल फोक डांस जो है वो 21वीं सदी में समाज इनको नकार रहे हैं या ये लोग आधुनिक समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं सर? और अभी के दौर में इसका रिलेवेंस क्या है यदि हम सिर्फ इसके बारे में सर बताया जाए? ठीक है, तो सबसे पहले तो नेटुआ नाच ये हमारे तरफ भी होता है, मतलब छपरा जिला में और भोजपुर के में भी नेटुआ नाच होता है। इसी को थोड़ा सा चेंज है भाषा स्तर पे, और मिथिला एरिया में नटुआ नाच भी बोलते हैं, नटुआ। हाँ, तो ये काफी बड़ा एरिया कवर करता है ये वाला नाच। दो चिंता है, एक तो है कि एज ए रिसर्चर हम इस फॉर्म को कैसे देखें, क्या करें, इसके साथ कैसे रिसर्च करें, कैसे इनके साथ काम करें। और एक चिंता है कि ये आर्ट फॉर्म की चिंता है कि रिसर्च हो, ये अलग बात है, लेकिन ये आर्ट फॉर्म का भी वर्तमान स्वरूप क्या है, वो उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, उनका इग्नोरेंस कैसे है, उनका फ्यूचर कैसा है, ये एक जनरल एक चिंता एक है। तो दोनों पे बात करना चाहेंगे कि रिसर्च में तो सबसे पहले ये है कि किताब बहुत कम मिलेगा आपको नेटुआ नाच पे सुनने देखने को। तो ये एक समय है जहाँ ये फॉर्म चेंज हो रहा है, तो हमारे पास अभी उसका पुराना फॉर्मेट भी है और नया जो बदलाव आ रहा है या नया जो उनके साथ जीवन में महसूस वो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस उनका कम हो रहा है, डाइंग जैसे हो रहे हैं, खत्म जैसे हो रहे हैं, मरनासन हो रहे हैं। तो ये जहाँ अभी हम खड़े हैं ये दोनों चीजों को देख रहे हैं। एक तरफ तो उनका आर्ट फॉर्म खत्म हो रहा है तो पुराना बचा हुआ है, और एक आर्ट फॉर्म चेंज हो रहा है उनका, वो भी चीजों को महसूस कर रहे हैं। तो हमारे समय में वो जो डॉक्यूमेंट होंगे वो रिसर्च किए जाएंगे उन पे, तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। डिजिटल वर्ल्ड के आने के बाद का जो प्रभाव है वो साफ दिखेगा, और एक रिसर्चर के तौर पे हमको ऐसे देखना चाहिए। देखिए दुनिया भर में जो फोक फॉर्म है, फोक थिएटर फॉर्म, फोक आर्ट फॉर्म, परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म, उस सब की हालत ऐसे ही है, ठीक है। और मैं हमेशा इसको मैंने इस तरीके से नहीं देखता कि हाय खत्म हो रहा है, ये मर रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई सरकार मदद नहीं कर रहा है, हाय हाय, ये सब मैं नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि ये समस्या उनकी आज से नहीं रही है, हमेशा न किसी तरह के समस्याओं से ये आर्ट फॉर्म घिरी रही है। कभी उनको नेटुआ नाच में फीमेल इम्पर्सोनेशन हो रहा है तो औरतों वाले नाच, बाईजी नाच जो बोलते हैं, उनसे चैलेंज मिला। फिर टेलीविजन आया तो एक बहुत बड़ा दौर चला देश भर में कि अब तो थिएटर या इस तरह के आर्ट फॉर्म तो खत्म हो जाएंगे।
फिर सिनेमा का पूरा बूम आया तो हुआ कि यार ये आर्ट फॉर्म खत्म हो जाएंगे। फिर आया नया मोबाइल आया है तो लग रहा है कि एकदम ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कुछ चीजें तो खत्म हो रही है जो इस समाज में जरूरत जिसकी नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत तो बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कल्चर को हमेशा हम लोग पॉजिटिव वे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत सारे ऐसे ब्राह्मणिकल कल्चर बन गए हैं गांव में और फ्यूडल कल्चर है जिनको खत्म हो जाना चाहिए। जैसे लौंडा नाच को ही मैं मानता हूँ कि लौंडा नाच में जो मर्दों का प्रवेश है वो खत्म हो जाना चाहिए। औरतों को उसमें जगह मिलनी चाहिए, औरतों को औरतों का रोल मिलना चाहिए। तो एक कल्चर जो हम मान बैठते हैं कि लौंडा नाच वाह कितना बढ़िया कल्चर है, तो ऐसा नहीं है। तो बिना जरूरत की चीजें या समय के हिसाब से, डिबेट के हिसाब से, विमर्श के हिसाब से बदलनी चाहिए चीजों को। इस बदलाव में निश्चित तौर पे फोक आर्ट फॉर्म हाशिए पे गया है। नटुआ नाच हाशिए पे गया है, कम पूछा गया है, लेकिन वो हाशिए पर ही रहा है। ऐसा नहीं कि कभी उसको इंडस्ट्री ने बहुत भाव दिया है, सरकार ने उसको स्कॉलरशिप दिया उसके आर्टिस्ट को, ऐसे ही वो जीवित रहे हैं। और सरकार के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहे, कोई सरकार कभी नहीं मदद किया है। और उन्होंने क्या किया कि जनता में अपनी डिमांड पैदा की, जनता में अपने ऑडियंस बनाए कि हम पसंद किया जाए, और जनता उनको खूब प्यार करती थी एक समय में। अभी भी लोअर कास्ट कम्युनिटी का जो शादी है बिना नाच के और बिना इस तरह के डांस के नहीं होता है, वो लोग बुलाते ही हैं। तो निश्चित तौर पे चेंज तो हुआ है। फ्यूचर ये है कि हम अपने कल्चर के प्रति अवेयर हैं क्या। मतलब मेरा जो मानना है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, या मैं अपने घर से, जब मुझे अपना थिएटर चुनना था तो मैंने सबसे पहले कहा कि मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम थिएटर करोगी क्या मेरे साथ, हमारे ग्रुप के साथ। मैं दूसरी लड़की को पहले ऑफर नहीं किया। कोई भी बोल सकता है, आपकी वाइफ तो करती नहीं, आप दूसरी लड़की को इतना बोलते हैं कि करना चाहिए करना चाहिए। तो मेरी वाइफ ने थिएटर शुरू किया, नाच में काम करना, गाना, ये सब शुरू किया। अभी हम लोग इतना डिबेट कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, जेएनयू के कई एक दो प्रोफेसर लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, खूब फोक कल्चर आर्ट ये सब पे बात होती है। लेकिन जब शादी होती है उनके घर में या फंक्शन होता है तो डीजे बजता है, डीजे का प्रोग्राम होगा। तो क्या हम ये 10-20 लोग जो इकट्ठा हैं ये अप्रोच ला सकते हैं क्या कि नहीं, हम अपने घर में कुछ फंक्शन होगा तो नेटुआ नाच को बुलाऊंगा मैं, और तब देखेंगे कि क्या बदलना चाहिए, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, कैसे एडजस्ट करेगा वो आज के समाज में। और एक बड़ी चीज जो मैंने अपने थिएटर के साथ किया है, सोचा है रिसर्च में भी और करता भी परफॉर्मेंस में, कि इस आर्ट फॉर्म का एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जिंदा है। वो संस्कृत रंगमंच रहता तो कब का खत्म हो गया होता। वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो अभी तुरंत फिल्मी गाने ले लेगा, नए नैरेटिव। कोरोना पे देखिए कितने नटुआ नाच में गाने बन गए होंगे और छोटे छोटे नाटक लिखे जाएंगे। मुझे भी पहले लगता था कि यार ये तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं जब मैं गांव में गया, बहुत ही रिमोट विलेज में गया, तो देखा कि नहीं, वहाँ तो लोग खूब परफॉर्म करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं इसके साथ। और ये आर्ट फॉर्म काफी फ्लेक्सिबल है, वो नई चीजों को ले लेगा, कर लेगा। एक जो चीज है कि अगर हम जैसे लोग थोड़ा सा इस आर्ट फॉर्म के साथ इन्वॉल्व होंगे, हम खाली रिसर्च ना करें, बल्कि हमारे गांव के आसपास का कोई आर्ट फॉर्म है तो उसके साथ जुड़ जाएं, उनको बोले कि सुनिए अब जमाना बदल गया है, तो हम आपको ना ऑनलाइन होना सिखाएंगे, हम आपको फेसबुक पेज बनाएंगे, हम आपको आपका पेंशन का फॉर्म भरना सिखाएंगे, जो सरकार के पास आप पेंशन मिलता है कलाकारों को, अलग से एक स्कीम है, किसी को नहीं पता होता। तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक स्टूडेंट, एक रिसर्चर, एक नौकरी पेशा वाले लोग अगर जुड़ेंगे तो जाके इन कलाओं में सब तो नहीं बचे रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे जो ट्रूप हैं, जो नामी नामी लोग अभी भी बुजुर्ग हैं, उनकी टीम चलती है या नई टीम वो बना सकते हैं, तो एक अच्छा संकेत रहेगा। और मैं जब से शुरू किया हूँ 3-4 मेरे दोस्त सर्कल में ऐसे लोगों ने ग्रुप शुरू किया है और काम कर रहे हैं। एस्थेटिकल चेंज की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं देख रहा हूँ कि मैं दिल्ली में अपना नाच का ट्रूप लेके आता हूँ तो शहर के सारे लोग वाव वाव करते हैं, एकदम वाव विदेशिया, वाव लौंडा नाच ऐसे करके देखते हैं, और गांव में उनका कोई पूछता नहीं, शहर में वाव वाव करते हैं। गांव में जब हम करते हैं कोई पूछता नहीं, तो शहर का क्या करते हैं, शहर का थोड़ा सा एस्थेटिक्स, खास करके जो
जो लाइट और कॉस्ट्यूम और साउंड का चीज है, वो जब हम गांव में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो गांव के लोग मुंह बाके देख रहे हैं एक एक घंटे की, अरे बाप ये तो दिन को रात कर दिया लाइटिंग से, या रात को दिन कर दिया। तो ये इसकी भी जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की बहुत जरूरत है इन फोक आर्ट फॉर्म में, और हुआ है, हर समय इन लोगों ने किया है। आज ठीक है कि बहुत समय बदल गया है, उनके हाथ से चीजें निकलती जा रही है। जब माइक्रोफोन आया था तब इन्होंने यूज करना सीखा ना, अब माइक्रोफोन सारे नाच वाले यूज करते हैं ना, माइक यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम जैसे लोग थोड़ा समझदार, जो शहर को भी जानते हैं, गांव को भी जानते हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट का जिनके पास स्किल हो, वो उसकी बहुत जरूरत है आज के समय में। तो ये आर्ट फॉर्म नए स्वरूप में फिर से आएगा, आ भी रहा है। आपने कहा कि मेरे तरफ खत्म हो रहा है, निश्चित तौर पे सबकी तरफ खत्म हो रहा है, लेकिन और रिमोट में जाएंगे तो बचा हुआ भी है, अपने नए बदलाव के साथ वो परफॉर्म कर रहा है। ये मैं कहना चाहूंगा। आखिरी सवाल एक दिव्या है। दिव्या हमारी मॉडरेटर थी, हालांकि उनका एक आखिरी कमेंट है, आखिरी सवाल है जो भी मेरी है। नवनीत जी। हाँ दिव्या। हाँ, पहले तो भैया बहुत अच्छा लेक्चर था आपका। आई मीन मैं पहले डोमकच पे काम करने का सोच रही थी, लेकिन फिर मैं विजुअल आर्ट्स में काम करने लगी तो वो थोड़ा होल्ड पे हो गया है। बट मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपने कहा कि ज्यादा महिलाएं अगर अब महिलाओं के रोल में आए तो आई मीन इट कैन हेल्प इट टू सस्टेन। बट मुझे ऐसा आई मीन मैं बस ये पूछ रही, अगर पहले आदमी ना मतलब आदमी की जगह औरतें करती अगर ये औरतों के रोल, तो आपको लगता है कि अभी तक लौंडा नाच रहता? क्योंकि पता मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी परफॉर्मेंसेस हैं उसमें हम जनरली औरतों को देखते ही नहीं है परफॉर्मेंस में। डोमकच जैसे जो थोड़े बहुत डांस है वो भी क्लोज स्पेस के परफॉर्मेंस हैं, तो उनको, और डोमकच का क्या हाल है वो तो हम जानते हैं आज के डेट में। अभी वो आज खत्म होगा, कल खत्म, वो खत्म ही हो जाएगा कम्प्लीटली। मतलब क्योंकि जब से ये मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट आया कि तो उसमें इसको बहुत ही ज्यादा सभ्य भी नहीं मानते हैं बहुत हद तक लोग। तो मेरा जो दो सवाल है वो ये है कि पहले की अगर उस परफॉर्मेंस लौंडा नाच में अगर औरतें होती तो क्या आपको लगता है कि वो अभी तक सरवाइव करता, या फिर सैनिटाइजेशन के प्रोसेस के तहत औरतों को एनीवे साइडलाइन कर दिया जाता, उनको एक पर्दे में डाल दिया जाता कि ये सारे परफॉर्मेंसेस बाहर जाके लोग परफॉर्म करते तो मर्दों को करना चाहिए? और दूसरी बात ये है कि आपको क्या लगता है ये जिस तरह से चीजें जितने भी ये फोक परफॉर्मेंसेस हैं जो साइडलाइन होते आए, तो आपको क्या लगता है जो क्लास का जो डिवीजन हुआ था, जहाँ पे एक मिडिल क्लास बहुत ही स्ट्रांगली एक मिडिल क्लास फॉर्म हुआ था, तो क्या इसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि इतने सारे परफॉर्मेंसेस अगर मार्जिनलाइज हो गए या खत्म हो गए, या फिर आज ये टाइम आ गया कि लोग भूखे मर रहे हैं, तो उसमें क्या मिडिल क्लास रिस्पॉन्सिबल है बहुत हद तक? समझ गया। तो डोमकच पे तो आपको आगे काम करना चाहिए, ठीक है? वो मैं करूंगी, सबसे पहले वो मैं करूंगी। आगे और खत्म तो हो। देखिए होता क्या है कि इस तरह का जो परफॉर्मेंस है ना, ये खाली एस्थेटिक्स और एक एंटरटेनमेंट और एक प्लेजर के लिए नहीं है कि आपका मन किया और सिनेमा देखने जाते हैं और सिनेमा वाले सिनेमा बना रहे हैं। ये कल्चर से जुड़ा हुआ है, एक इस खास कल्चर का एक प्रोडक्ट है ये सब। तो कल्चर चेंज होगा, लाइफ चेंज होगा तो परफॉर्मेंस भी चेंज होगा। डोमकच इसलिए कम हो रहा है कि पहले का जो समय था, गांव में सारी महिलाएं इकट्ठा होकर काम करती थी, नाचती थी और नाटक एक रात में खेलती थी, जिसको डोमकच या जलुआ नाटक कहते थे। अब क्या हो गया है कि शादी में इतना भीड़ ही नहीं होता। औरतें भी बारात जाने लगी, पहले तो बारात नहीं जाती थी, इसलिए डोमकच घर में अपना एंटरटेनमेंट के लिए बारात जाने लगी। लोग खाना खा के सो जाते हैं जल्दी। चोरी एक भी बड़ा कारण था, डकैती हो जाती थी घरों में, पता चल जाता डकैत तो होगी, इस घर से बारात गई है, तो लोग जगराता करते थे एक तरीके से। मैंने बहुत सारा सोशल कॉज उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सब रहा नहीं। तो धीरे धीरे अभी जो इंटरटेनमेंट और वो सब है वो रह गया, तो उसके हिसाब से कर रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन खाली ये इंटरटेनमेंट नहीं था, उसके साथ साथ उनका एक सोशल
एक्सप्रेशन था, सोशियो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था, वो करती थी, अपने गाने बनाती थी। ये था, तो आपको ये करना है आगे। मैंने एक पेपर लिखा था इस पे बहुत पहले, और सबसे पहला ही सवाल आया, मेथोडोलॉजिकल सवाल था वो, और इथिक्स का सवाल था कि मर्दों को तो देखना नहीं होता है, आप यूनि डोमकच पे पेपर कैसे लिखा। और मैं IAWS के कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, तो मैंने बताया कि 12 साल से छोटे बच्चे देख सकते हैं, तो कुछ तो मेरा मेमोरी है, और माँ से और चाची से मैंने इंटरव्यू लिया है, और एक किताब पढ़ के मैंने ये पेपर लिखा है। तो होगी अच्छे से रिसर्च कर सकती है। आपका जो सवाल है लौंडा नाच में स्त्रियों के प्रवेश का, तो और उससे क्या लौंडा नाच सर्वाइव करता? बिल्कुल नहीं करता, वही हालत रहती रहती। हाँ, गूगल का सवाल नहीं है कि आने से बच जाता या रह जाता। सवाल है समाज के फ्यूडल स्ट्रक्चर का, कि एक औरतों के कम्युनिटी और सब फॉर्म में देखिए, नौटंकी में भी मर्द ही करते थे, लेकिन बाद में गुलाब बाई और तमाम तरह की बाई आके काम की ना, हमारे फॉर्म में इसको रोका गया। रोका कैसे गया? एक तो बोला गया कि नहीं नहीं, इनके आने से करप्शन होगा, उसमें मतलब कई सारे प्रॉब्लम घूमना है, सेक्टर प्रॉब्लम होगा, डेवलपमेंट हो जाएंगी, ये सब प्रॉब्लम होगा। और दूसरा नेमिंग का प्रॉब्लम हो गया, नाम ही रख दिया लॉन्डा नाच, और लॉन्डा नहीं बोलते हैं, तो फॉर्म ऐसा बना दिया कि एक तो गाली के तौर पे है, गंदा वर्ड है, दूसरा वो मेल को प्रेफर करता है। तो इस तरीके से औरतों के आने के रास्ते बंद कर दिए। निश्चित तौर पे औरतों के आने से क्या रहता वो सब हम जान रहे हैं, क्योंकि औरतों वाले परफॉर्मेंस फॉर्म का भी बहुत ये स्थिति ठीक रहता है, लेकिन एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि लौंडा को नहीं बताना पड़ता कि औरत क्या सोचती है, वो औरत खुद बताती। शायद नाटक का कुछ इतिहास ही और होता, लौंडा नाच का तब इतिहास ही कुछ और होता, उसकी कहानियां कुछ और होती। तो इसलिए उनके आने का ये रास्ता जो बंद हुआ, इस पे डाउट है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा कि मिडिल क्लास के आने से ये समस्या हुई है, मार्जिनलाइजेशन हुआ है, और ये जो हुआ ये जो मार्जिनलाइजेशन का जो टर्म है ना, उसको भी हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया है और उसको बोलते करते हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि हिस्ट्री पढ़ता हूँ और अपने नाच के हिस्ट्री को लिखने की कोशिश करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, तो जिस चीज के टर्म को हम मार्जिनलाइज, जिस बिहेवियर को या जिस चीज को देख के हम मार्जिनलाइजेशन में फिट करते हैं, वो चीज हमेशा से रही है। ये टर्म हम शायद अभी बाद में लेके आए, ये चीजें रही हैं उनकी, ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है सोसाइटी में, क्लास का, कास्ट का, ये रहा है। और हम जितना ऊपर से सोचते हैं कि हाय ये तो बहुत बुरा है, ये तो इनके साथ कितना इनजस्टिस हुआ है, कुछ तो उनको आदत है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कुछ लोग इसको अपना माने डेली लाइफ में उसको काउंटर करके, उससे रेसिस्टेंस करके बहुत खुशी से रहते हैं। उनको इतना ही अभी खुशी मिलती है जान के कि मैंने आज अपने ठाकुर को आंख दिखा दिया। के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, और खाली ये परफॉर्मर की हालत खराब नहीं है। मैं यही बोलता हूँ कि हम लोग हमेशा परफॉर्मर की चिंता करते हैं, किसानों की कितनी खराब हालत है, परफॉर्मर से भी ज्यादा खराब हालत है किसानों की। उनका खेती का पेशा वैसा सब छूटा जा रहा है, बैल से हल जोतना छूटा है, तो वो सब चेंज हुआ है। तो हम खाली परफॉर्मर के मार्जिनलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस समाज में ऐसी समस्याएं शुरू से ही रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि जो खाई बन गई है ना, ये पटना नहीं है। इसके साथ हमें कैसे जीना है, कैसे किसको काउंटर करना है, कैसे रेसिस्ट करना है, कहाँ पे किसको जवाब देना है, ये सब हम लोग को डेवलप करना होगा। इस तो हम रोना लेके बैठ जाएंगे कि तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो देखिए गांव के समाज का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें आर्टिस्ट वैसे ही है जैसे दूसरे व्यक्ति है, जैसे किसान है, जैसे बढ़ई है, जैसे और लोग हैं। और ये मिडिल क्लास के का जो ये उभार है, इसके पहले भी एक ये था ही ये कम्युनिटी किसी न किसी रूप में, और उसके दमन और उसके शोषण रहे ही हैं, उनके साथ वो लोग जीते हैं, रहते हैं।
माने ठीक है कि हमको मालिक ने मजदूरी कम दिया, कम देता है, तो ये ऐसा नहीं कि हम काम ही छोड़ देंगे, उसमें हमको कैसे अपने खर्चे को, अपने बच्चे को पढ़ा लेना, ये सब उनके साथ चलता है। मार्जिनलाइज होते हुए भी अपने कम्युनिटी में वो मेन स्ट्रीम में है। हमारे लिए है मार्जिनलाइज, हम थ्योरेटिकल टर्म में देख रहे हैं या है भी निश्चित तौर पे, लेकिन 100 घर के गांव में वो सब एक ही तरीके से है, 90 घर एक ही तरीके से है, तो यानी वहाँ गांव में मेन है, वो गांव में मुख्य है वो। इस हिसाब से भी हमें सोचना चाहिए कि कैसे उनका जीवन है। और कोई बातचीत? धन्यवाद देते हैं जैनेंद्र सर, हमें लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के बारे में बताने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिव्या मैम। संजीव सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? अब कंक्लूड करना चाहिए। अगला हमारा कार्यक्रम बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। हाँ, खत्म हो गया। मैं संजीव सर, बस हाँ, आखिरी एक अगला संडे का अनाउंसमेंट करके उसके बाद फिर रवि जी आपको एक आखिरी वोट ऑफ थैंक्स देकर के इसको खत्म करेंगे। अगला जो हमारा संडे को होगा उसमें कुछ कुछ मिला जुला इसी से है, और जो आपने ये बात चल रही थी स्टिग्मेटाइजेशन वगैरह को लेकर के, फोक कल्चर वगैरह, तो उसी में भोजपुरी के ऊपर सत्येंद्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स से ही एमफिल किया था उन्होंने, भोजपुरी सिनेमा के ऊपर वो बात रखेंगे, और शायद इन्हीं चीजों के आसपास इर्द गिर्द घूमेगा, किस तरह से भोजपुरी सिनेमा का इमेज किस तरह से चेंज हुआ है 1962 से लेकर के आज तक, खास करके 2004 के बाद। तो ये मेरा आखिरी टिप्पणी है, इसके बाद रवि जी और आखिरी आपके हाथ। हेलो। हाँ रवि सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सबसे पहले जैनेंद्र दोस्त जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग भिखारी ठाकुर पर बहुत सारी बातों को जाना। मैंने 2 घंटे तक लगभग उनको कंटिन्यू सुना है, और इससे बड़ा हम लोग के लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता है कि कल 11 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि थी, उसके नेक्स्ट डे हम लोग उनको सुन पा रहे हैं घंटों तक। तो यह उनको, भिखारी ठाकुर को एक तरह से आपके द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। और क्या कहूं, आज ये स्थिति है, कहने में भी शर्म आती है कि बिहार सरकार आज उनकी स्थली पर 2 फूल चढ़ाने में भी भिखारी रही है। मतलब ये इतने बड़े महान व्यक्तित्व और उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ये बहुत ही दुखद बातें हम लोग ने अपने फोरम के मंच पर उनको इतनी गहराई से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की है। तो इसके लिए जैनेंद्र जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और संजीव भाई तो है ही, उन्होंने हमें इनसे रूबरू कराया, इनको सुनने का अवसर दिया। जहां तक मैं जैनेंद्र भाई को सुन पाया, उनकी बातों को समझ पाया कि इस कला में जो भी हो, लोग तो दाने दाने के मोहताज है। खुद उनका, भिखारी ठाकुर का परिवार भी आज दाने दाने का मोहताज है, उनकी भी सुधि लेने वाली कोई सरकार नहीं है। जहां तक ये पेशा की बात हुई कि उनके कला को उनके पुत्र ने भी नहीं अडॉप्ट किया था, शायद जहां तक मेरी जानकारी है कि शिलानाथ ठाकुर भी उनके पेशे में नहीं आए, लेकिन बाद में उनके पौत्र वगैरह पेट की आग तले जब संस्कार दब गई तो वो लोग कहीं कमोबेश इस कला में आए। आज उनका एक पौत्र है, परपौत्र सुशील, वो 4th ग्रेड की नौकरी के लिए सरकार के आगे भटक रही है, लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं मिला। सर, मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ भी दुर्गा पूजा में यात्रा पार्टी का कार्यक्रम होता है। लगभग हमारे बगल में बंगाली समाज है, और 8 दिन तक वो लोग यात्रा पार्टी, जिसमें रासलीला मंडली इसी तरह के नाच कार्यक्रम को अंजाम देती है। और मुझे लगता है कि भिखारी ठाकुर तो निरक्षर थे ही, और उनकी ये कला साधना बेमिसाल थी। वो रोजी रोटी कमाने के लिए ही पश्चिम बंगाल गए थे, मेदिनीपुर, जहां पर उन्होंने ये यात्रा पार्टी जो दुर्गा पूजा के अवसर पर किए जाते थे, उनसे ही प्रभावित होकर उन्होंने रामलीला के मंचन से भिखारी ठाकुर बहुत प्रभावित हुए, और उनसे प्रेरणा पाकर ही उन्होंने नाच पार्टी का गठन किया था। आपने कबीर की चर्चा करी थी,
मैं भी कहना चाहूंगा कि भक्तिकालीन कवि संत कबीर हो या रीति काल के कवियों के संधि स्थल पर कैथी लिपि में कलम चलाकर भिखारी ठाकुर जी ने रामलीला, कृष्ण लीला, विदेशिया, बेटी बेचवा, गबर घिचोर, गीतिनाथ को अभिनीत करने वाले एक महान लोक कलाकार, इन्होंने विदेश में भी अपनी ख्याति अर्जित की। इनकी प्रसिद्धि आज भी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर आप लोगों के माध्यम से सुनाई पड़ रही है। और आपने जैसा बताया कि विदेशों में भी इसका मंचन आपने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों और सामाजिक समस्याओं को उन्होंने अपने कला से उजागर करने का महती प्रयास किया है। तो बहुत सारी बातें आपने हमें बताई। हमें आज भी हम लोग 90 दशक में हमारे पिताजी भी ड्रामा के डायरेक्टर हुआ करते थे, तो वहां पे भी लोंडा नाच का कंसेप्ट था। हमारे भागलपुर के बगल में ये लैलख ममलखा एक जगह है, वहाँ लोंडा नाच के कुछ कलाकार वगैरह रहते थे, जिसको हम लोग विशेषर पाठक वगैरह, तो इसी तरह के वो लोग नाच को दिखाते थे। और क्या आपने ये राजनीतिक पार्टी के द्वारा भी ये चर्चा करी लोंडा नाच के द्वारा, तो मुझे भी ज्ञात है कि मुझे भी लालू यादव की रैली में जाने का मौका मिला है। तो इस क्रम में हमने भी वहाँ ये लोंडा नाच वगैरह देखा है। आप एक शब्द था कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, तो हम लोग अपने भाषा में उसको साटा कहते थे। लोंडा नाच के लिए पिताजी लोग साटा करने के लिए लोग को भेजते थे, जिसको हम अभी अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या जो सारी बातें हुई। तो आज भोजपुरी के इस महान शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी को आपने जो श्रद्धांजलि दी है, उसके लिए आप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। वो समाज के सबसे ये न्यूनतम नाई वर्ग में पैदा हुए थे और अपने नाच गीतों कला के माध्यम से समाज के हाशिए पर रहने वाले आम लोगों की व्यथा का उन्होंने वर्णन किया है। आपने एक बात सर कही, ये फीमेल राइटिंग जैसे फेमिनिज्म, उनकी जो आपने उनकी रचना विदेशिया की चर्चा की थी, जिस तरह से नारी की विरह वर्णन और सामाजिक प्रताड़ना का उन्होंने सजीव चित्रण किया है विदेशिया में, वही नारी आज के साहित्यकारों या समाज विज्ञानियों के लिए स्त्री विमर्श के रूप में चिंतन और अध्ययन का केंद्र बिंदु बनी हुई है। तो भिखारी ठाकुर ने अपने नाटक कला के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, विषमता, भेदभावों को के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। और इस तरह से उन्होंने देश के विशाल भोजपुरी क्षेत्र में, मैं कहूँ आपकी बातों को बढ़ाऊं, तो एक तरह से उन्होंने नवजागरण का संदेश फैलाया। उनके कला में हम बेमेल विवाह, नशा पान, स्त्रियों का शोषण दमन, संयुक्त परिवार के विघटन और गरीबी के खिलाफ वे जीवन पर्यंत अपनी विभिन्न कला माध्यम के द्वारा संघर्ष करते रहे। और यही कारण है कि इस महान कलाकार की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई। और सरकार तो उदासीन है ही, और भिखारी ठाकुर पर मेरे हिसाब से लगभग 29-30 पुस्तक अभी भी बिहार सरकार, जो आपका महापंडित राहुल संकीर्तन उन्हें साहित्य का अनगढ़ हीरा कहते हैं। शायद भोजपुरी का शेक्सपियर भी महापंडित राहुल संकीर्तन जी ने ही कहा था उनको। और बिहार राजभाषा परिषद के डायरेक्टर हुए थे प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव। उनके प्रयास से आज देखते हैं कि भिखारी ठाकुर पर कुछ ये ग्रंथ का संकलन हो पाया है, परंतु अभी भी उनके लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। और उम्मीद है कि आपकी शोध पुस्तक के रूप में प्रकाशित होकर हम लोग के सामने आए, जो नई नई बातों को हम लोग उनसे सीखें। और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, मगर सरकार उदासीन है। उनके लिए हर विश्वविद्यालय में एक शोध पीठ की स्थापना होनी चाहिए। हालांकि कई विश्वविद्यालय में शोध चल भी रहे हैं और भी शोध की जरूरत है। हमारे विश्वविद्यालय में भी इनके ऊपर कुछ पीएचडी वर्क है। शायद पवन सिंह सर हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदी के प्राध्यापक, इनके अंडर में भिखारी ठाकुर के नाटक पर कुछ काम वगैरह हो रहा है। तो जैनन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें विशेष ज्ञान से लाभान्वित किया। जितनी भी आपकी तारीफ करूं वो कम है। और साथ ही हमारे संजीव जी तो धन्यवाद के पात्र हैं, जो आपको सुनने का मौका उनके प्रयास से मिला और आगे भी मिलता रहेगा। और हमारे और सारे मित्र जो सुने इस पूरे कार्यक्रम को, मैंने भी 2 घंटे तक सुना, सभी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद इस ग्रुप को जिसने मुझे बुलाया और आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। काफी इनिशिएटिव है ये, और सकती है आगे डॉक्यूमेंट किए बुला के तो एक बड़ा काम
सबको बधाई और कोरोना का ये टाइम है, इसमें बेहतर यूज हो रहा है इस समय का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जैनेंद्र सर। अब हम इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं।